हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एक बड़ा चैप्टर है। इसमें बहुत सारा वीडियो आपको मिलेगा, बहुत सारा हो सकता है डीपीपी आप लोग को मिलेगा। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग चैप्टर है, कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर है। इसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल आना है ना, इसलिए एक एक करके सारे वीडियो को, सारे लेक्चर को आप अच्छे ढंग से सुनिएगा, समझिएगा, तो ही फिर इस पर बेस्ट आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारे एनसीईआरटी में तीसरा चैप्टर है और एक चैप्टर में आपको 12th का पढ़ा चुका हूँ, सॉल्यूशन चैप्टर। ये फिजिकल केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है ना। तो बच्चों, सबसे पहले तो हम लोग इसमें रिडॉक्स रिएक्शन, मैं आपको अभी वो सब चीज बता रहा हूँ जो ऑलरेडी आप पीछे पढ़े हैं। ठीक है, रिडॉक्स में मैंने आपको पहले इस चीज को बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। ठीक है, कि सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को समझने के लिए आपको रिडॉक्स चैप्टर आना जरूरी है। रिडॉक्स में जो भी मैंने आपको पीछे पढ़ा दिया है, 11th में पढ़ाया था मैंने आपको, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन या बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, इन सारे टॉपिक को आप ध्यान में रखेंगे, उसका रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, उसका रिवीजन कर लीजिएगा, है ना। और साथ ही साथ इक्विवेलेंट वेट मैंने आपको पढ़ाया था। इक्विवेलेंट वेट में मैंने आपको वैलेंस फैक्टर भी पढ़ाया था। ठीक है, वो सब चीज को आप देख लीजिएगा, जो यहाँ वैलेंस फैक्टर का बहुत सारा काम करने वाला है और रिडॉक्स का, है ना। तो आइए सबसे पहले तो हम रिडॉक्स में हम जानते हैं कि इसमें दो चीज होता है। ठीक है, क्या क्या होता है? एक तो ऑक्सीडेशन, जानते हैं अच्छे तरीके से, और एक होता है रिडक्शन। ठीक है, तो मैं इस पूरे ऑक्सीडेशन रिडक्शन को यहाँ पर थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ, अब ऑक्सीडेशन में क्या पढ़े थे कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और ये बात समझिए, जस्ट एकदम इसको हम आसानी से इसको छोटे छोटे टर्म में डिफाइन कर देते हैं, थोड़ा सा समराइज कर देते हैं। और वही रिडक्शन में इसके अगेंस्ट क्या पढ़े थे आप? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है? ये मैंने पढ़ा था। दूसरा पढ़े थे ऑक्सीडेशन, ये तो हो गया हमारा क्लासिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इस चीज का बहुत ज्यादा काम हमको नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो साइंटिफिकली हम लोग डिफाइन किए थे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट, उसका सबसे ज्यादा काम पड़ेगा, या ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट का काम पड़ेगा रिडॉक्स को समझने के लिए। ठीक है, तो उसको भी यहाँ डिफाइन कर लेते हैं हम लोग। द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। वहीं इधर हम लोग क्या लिखेंगे? द प्रोसेस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या कहलाता है? रिडक्शन। ठीक है, आगे बात समझ में। और तीसरा हमने वहां समझा था इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। उसके अगेंस्ट हम लोग रिडक्शन की तरफ क्या बोलेंगे? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। यानी ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता हो या ऑक्सीडेशन नंबर घट जाता हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन कहलाता है, ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा तो रिडक्शन कहलाता है। जैसा ये देखिए यहाँ पर एक उदाहरण से इसको हम लोग समझते हैं। जैसे KMnO4 है, पोटेशियम परमैंगनेट। हम जानते हैं ये एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है ये? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब अगर हम KMnO4 को एसिडिक मीडियम में डाल दें, अगर एसिडिक मीडियम में, ठीक है, तो इसको अच्छे ढंग से आप याद रखिएगा, एसिडिक मीडियम को हम लोग H+ से दर्शाते हैं। अगर KMnO4 को एसिडिक मीडियम में डाल देते हैं, इससे Mn2+ बनता है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर हो सकता है MnSO4 बने, है ना। तो Mn यहाँ पर SO4 गलत कर दिया, Mn2+ यहाँ से लिखे हैं। तो अब यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर की अगर बात करें तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है।
पोटेशियम चूंकि ग्रुप फर्स्ट से बिलोंग करता है, ये अल्कली मेटल है और अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। सर मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ, यहाँ पर फिर से ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि ये संभव नहीं है, बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का जो तरीका है, जो मेथड है, जो रूल्स है, मैंने आपको पढ़ाया था, वो सब एक बार आप अच्छे ढंग से देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1। हम जानते हैं ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड्स, ठीक है। यहाँ 4 ऑक्सीजन है तो टोटल तो -8 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल -8 हो जाएगा। यहाँ पर जो हम इंडिकेट करते हैं ऊपर में ऑक्सीडेशन नंबर, हमेशा एक एटम का इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का -2, पोटेशियम का +1, 4 ऑक्सीजन है तो टोटल -8 हो गया। और आप जानते हैं कि KMnO4 जो है पोटेशियम परमैंगनेट एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इस पर किसी प्रकार का कोई चार्ज, ओवरऑल चार्ज नहीं है। इसका मतलब है कि जितना टोटल नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही इस पर पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए, तो ही ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। हम जानते हैं इस चार्ज को लिखने से पहले यहाँ पर न्यूट्रल था ये, ठीक है। तो ये तो -2 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है, ये +1 पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर है, एक ऑक्सीजन का -2 तो 4 ऑक्सीजन का -8, यहाँ एक प्लस दिख रहा है तो +7, इसका मतलब किसका होगा ऑक्सीडेशन नंबर, मैंगनीज का, क्लियर है। और यहाँ पर मैंगनीज पर 2+ आयन है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर पूछेंगे तो +2 होगा, क्योंकि आपको पढ़ाया गया है कि किसी भी आयन का ऑक्सीडेशन नंबर वही होगा जो उस पर चार्ज होता है। यहाँ मैंगनीज आयन का आप देख रहे हैं चार्ज यहाँ 2 है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, +2, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल भी हो सकता है, और ये बस सब हम आपको पढ़ा चुके हैं। अब आप यहाँ पर देखिए एक चीज कि यहाँ Mn जो है, Mn और यहाँ Mn2+, इसका हुआ क्या हुआ यहाँ पर देखिए, इसका यहाँ पर देखिएगा जो ऑक्सीडेशन नंबर है +7 से +2 हो गया है ना, +7 से +2 हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, +7 से +2, +7 से +2 हुआ तो ऑक्सीडेशन नंबर घटा कि बढ़ा, ऑक्सीडेशन नंबर घटा, बिल्कुल इतना समझ लेना। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर प्रोसेस क्या कहलाएगा, रिडक्शन। कहने का यहाँ मतलब हो गया कि यहाँ KMnO4 जो है MnSO4 में या Mn2+ में रिड्यूस्ड हो गया, है ना। हियर KMnO4 जो है क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया, क्या हो गया, रिड्यूस्ड। इसमें रिड्यूस्ड हो गया Mn2+ में, ठीक है। तो KMnO4 रिड्यूस्ड हो गया, KMnO4 का Mn2+ में चेंज होना प्रोसेस रिडक्शन कहलाएगा। लेकिन ये KMnO4 जो सब्सटेंस है वो क्या कहलाएगा, ऑलरेडी मैंने पहले यहाँ लिख रखा है, इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। मैंने आपको पढ़ाया भी था कि अगर प्रोसेस रिडक्शन का होता है तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है, अगर प्रोसेस ऑक्सीडेशन का होता है तो सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। इस चीज को आप अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है। तो इतना बात आपको समझ में आ गया, इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो बच्चों इस चैप्टर को समझने के लिए आपको क्या क्या चीज पहले से आना चाहिए उसको हम यहाँ पर थोड़ा सा समराइज कर देते हैं, ठीक है। एक तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसको कहा जाता है ये आपको आना चाहिए, इसका डिफरेंट कॉन्सेप्ट सब आप पढ़ लीजिएगा, है ना, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेज भी बोलते हैं इसको, OH से दर्शाते हैं, या इसी को ऑक्सीडेशन नंबर भी कहा जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर। ये टॉपिक देख लीजिएगा, ठीक है। हो सके तो टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन अगर पढ़ाया गया होगा तो ये देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बात समझ में, ऑक्सीडेशन नंबर, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, बैलेंसिंग भी देख सकते हैं, इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट देखिए, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। और यहाँ वैलेंस फैक्टर इसमें पढ़ना है, वैलेंस फैक्टर, ठीक है। वैलेंस फैक्टर को एन फैक्टर भी कहा जाता है, एन फैक्टर। इतना चीज का आपको काम पड़ेगा पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, वहां मैंने मेंशन किया है, आप इस सब टॉपिक को देख लीजिए, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर वैलेंस फैक्टर और एन फैक्टर के बारे में समझते हैं। एन फैक्टर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस फैक्टर,
बैलेंस फैक्टर को आपको पढ़ाया गया है, भली भांति इस चीज को आप जानते हैं, ठीक है। तो बच्चों बैलेंस फैक्टर किसको कहा जाता है, एन फैक्टर, ये आपको इक्विवेलेंट वेट के कॉन्सेप्ट में पढ़ाया जा चुका है। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि एन फैक्टर जो होता है या बैलेंस फैक्टर ये किसके बराबर होता है, उस सब्सटेंस का मोलर मास बाय उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास। काफी इंपॉर्टेंट है ये सब चीज, है ना। और जो भी फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया है उस सारे फॉर्मूला को आप याद रखा करिए, ठीक है, तो आपको समझने में आसानी होगी। ये सब का काम पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पड़ेगा हम लोग को बार बार, इसलिए सब चीज को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, छोटे से एक बार पूरा डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। सारे फॉर्मूला को आप एक एक करके नोट करते चलिएगा, आ रही बात समझ में। चलिए एन फैक्टर हम लोग क्यों निकालते हैं ये समझ में आ गया। तो अगर यहां से हम इक्विवेलेंट मास अगर निकाले तो एन फैक्टर इनटू मोलर मास कर सकते हैं, ठीक है। चल देखो, जैसे फॉर एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के लिए जो वैलेंसी होता है, वैलेंसी उसी को हम एन फैक्टर बोलते हैं, वैलेंसी को ही एन फैक्टर कहा जाता है, ठीक है। कोई आयन हो अगर इस पर जो चार्ज होता है, आयन पर जो चार्ज होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जो भी होगा उसका वैलेंस फैक्टर कहलाता है, एन फैक्टर उसको बोलते हैं। आ रही बात समझ में। इसी तरह अगर कोई एसिड हो, अगर मान लीजिए उस एसिड का जो बेसिसिटी होता है, उस एसिड का जो बेसिसिटी होगा उसको उस एसिड का एन फैक्टर कहा जाता है। सिमिलरली हम लोग बेस के लिए बोलते हैं कि अगर किसी बेस का जो एसिडिटी होगा, जैसे एसिड का बेसिसिटी तो बेस का एसिडिटी जो भी होगा वो उस बेस का वैलेंस फैक्टर कहलाएगा। अगर इसी प्रकार कोई साल्ट हो तो साल्ट का कैसे निकालते हैं, तो टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज दोनों नहीं लेना है, कोई है या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन कैटायन या एनायन। कोई साल्ट में जो कैटायनिक या एनायनिक पार्ट होगा तो कैटायनिक पार्ट पर जो पॉजिटिव चार्ज होगा या एनायनिक पार्ट पर जो नेगेटिव चार्ज होगा उसको हम लोग एन फैक्टर बोलते हैं उस साल्ट के लिए, ठीक है। इसी प्रकार अगर कोई ऑक्सीडेंट हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको हम लोग OA लिखते हैं, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, कितना इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा गेन किया जाता है उसको हम वैलेंस फैक्टर बोलते हैं, उस इलेक्ट्रॉन की संख्या को। और ठीक उसी तरह रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है इसके बारे में क्या लिखेंगे हम लोग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, ठीक है। ये उस रिड्यूसिंग एजेंट का वैलेंस फैक्टर कहलाता है या एन फैक्टर कहते हैं। ये सब फॉर्मूला मैं आपको पढ़ा चुका हूं, जहां इक्विवेलेंट मास हम लोग पढ़े थे, इक्विवेलेंट मास निकाले थे हम लोग एलिमेंट का, इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड, इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस, इक्विवेलेंट मास ऑफ साल्ट, इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इक्विवेलेंट मास ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। सारे सब्सटेंस में ये फॉर्मूला सब आया है। जैसे देखिए एक हम एग्जांपल यहां बताते हैं, ठीक है। जैसे इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड, किसी एसिड का अगर आप इक्विवेलेंट मास निकालते हैं, ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर उस एसिड का मोलर मास ऊपर बैठाते हैं, ठीक है। अब बाय यहाँ पर क्या करते हैं, बेसिसिटी, ठीक है। वैसे मैंने इस चीज सबको आपको इस चैप्टर में भी पढ़ाया है, जहां नॉर्मलिटी पढ़ाया था सॉल्यूशन चैप्टर में, वहां इक्विवेलेंट मास का भी कांसेप्ट आपको दिया गया है। तो 11th में तो पढ़ाई थे, जो बच्चे 11th में नहीं पढ़े थे 12th में सॉल्यूशन चैप्टर जो पिछला चैप्टर पढ़ाए हैं वहां भी सब चीज का चर्चा हुआ था, ठीक है। यहाँ की बेसिसिटी है ना, बेसिसिटी यही कहलाता है आपका एन फैक्टर, ये क्या कहलाता है, एन फैक्टर, ठीक है। इसी प्रकार और भी है, एसिड हो, बेस हो, साल्ट हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, रिड्यूसिंग एजेंट हो, एलिमेंट हो, आयन हो, किसी भी प्रकार का सब्सटेंस हो, सब का हम इक्विवेलेंट मास निकालने का फार्मूला पढ़े हैं। किसी भी सब्सटेंस का जो आप इक्विवेलेंट मास निकालिएगा तो उसके फार्मूला में जो नीचे आप बैठाते हैं, ऊपर मोलर मास, नीचे जो बैठाते हैं, नीचे जो बैठाते हैं वही आपका इस सब्सटेंस का जो एसिड होगा, बेस होगा, जो भी होगा, नीचे जो यहां पुट करिएगा वो उसका बैलेंस फैक्टर कहलाता है। तो यही आपका एन फैक्टर है, यही बैलेंस फैक्टर है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं लोग। मिटाते हैं इसको फिर। तो जो एन फैक्टर का एक आध उदाहरण हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे देखो एन
फैक्टर के लिए या उसको वैलेंस फैक्टर के लिए, n फैक्टर ऑफ SO2 SO3, अगर इस सब का n फैक्टर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? n फैक्टर में आपको हो सकता है कुछ स्पेशल कंपाउंड का या स्पेशल मॉलिक्यूल का अलग से निकालना सिखा दूं, ठीक है। अब ऐसे n फैक्टर जो आप पढ़े हैं इक्विवेलेंट मास में, उससे तो निकाल ही सकते हैं, है ना। तो n फैक्टर ऑफ SO2 n फैक्टर ऑफ SO3 इस सब का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं, ये सब आपका जो है क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। क्या है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। क्लियर है? और हम जानते हैं कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। कैसा नेचर का होता है? एसिडिक नेचर का, ठीक है। भली बात इस चीज को जानते हैं। तो ये एसिडिक नेचर का यानी एसिड है, इसको हम बेस से रिएक्शन करा के देखते हैं क्या होता है। जैसे SO2 प्लस NaOH, जानते हैं जलून बेस है ये। इससे होगा क्या मालूम है कि एसिड जब बेस से रिएक्ट करता है तो साल्ट और वाटर बनता है, तो बनेगा यहाँ H2O और Na2SO3, इसको बोलते हैं सोडियम सल्फाइड। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम सल्फाइड, ठीक है। यहाँ दो लगाइए, इक्वेशन बैलेंस है शायद आपका, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, H2O बाहर गया, इसका OH, ठीक है, और इसका 2H, यहाँ जो 2HSO और एक O यहाँ जाएगा तो बचेगा Na2SO और यहाँ का एक SO3 सोडियम सल्फाइड। अब यहाँ बताइए कि इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इस बेस का कितना मोल लगा हमको? 2 मोल, यानी OH जो यहाँ पर है कितना लगेगा? 2, यानी नंबर ऑफ OH माइनस आयंस रिक्वायर्ड, या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH जो कि यहाँ बेस है, इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस का कितना मोल लगा? यहाँ 2, यही इसका बेसिसिटी कहलाएगा। या तो इसको बेसिसिटी बोलो या n फैक्टर बोलो। आगे बात समझ में? ठीक है। दूसरा जैसे SO3 का समझो, इसी तरह SO3 है, बैलेंस करके लिख देता हूं इसको, NaOH है, बनेगा आपका Na2SO4 प्लस H2O। सिमिलर चीज है यहाँ भी देखिएगा, इसको यहाँ पर OH कितना लगा है? 2, ठीक है। इसका भी अगर हम n फैक्टर पूछेंगे, अगर इसका n फैक्टर पूछेंगे या बैलेंस फैक्टर अगर पूछेंगे, बैलेंस फैक्टर, तो बैलेंस फैक्टर को हम VFD बोलते हैं। बैलेंस फैक्टर अगर पूछेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। अरे बस समझ में, बैलेंस फैक्टर कितना होगा? 2 हो जाएगा। अच्छे ढंग से इस चीज को समझिए, हम और भी एग्जांपल देकर के भी आपको समझाएंगे कि क्या होता है बैलेंस फैक्टर सब, ठीक है। हाँ, जैसे देखो CH3COOH, आपको मालूम है जब इसको आप वाटर में डालते हैं ये टूट जाता है, CH3COO माइनस प्लस H प्लस में, है ना। तो नंबर ऑफ H प्लस आयंस प्रोड्यूस्ड, जो यहाँ पर H प्लस आयंस प्रोड्यूस होगा किसी भी एसिड के लिए, वो नंबर ऑफ H प्लस आयंस प्रोड्यूस क्या कहलाता है? बेसिसिटी, ठीक है। यहाँ कितना H प्लस प्रोड्यूस हुआ है? 1, ये इसका हो गया बैलेंस फैक्टर, है ना। क्या कहलाएगा? बैलेंस फैक्टर, NF या n फैक्टर। उसी तरह से COOH का होल 2, क्या ये ऑक्सैलिक एसिड है ना, ऑक्सैलिक एसिड है ये, आपका था एसिडिक एसिड, ठीक है। इसमें आपको देखिएगा क्या होगा, यहाँ पर जब इसमें आपको वाटर ऐड करेंगे, इसमें 2H दिख रहा है, H2 है, दोनों H बाहर चल जाएगा तो बचेगा क्या? C2O4, तो C2O4 पर 2 माइनस प्लस 2H प्लस, यही 2 यहाँ पर क्या है? इस ऑक्सैलिक एसिड का n फैक्टर कहलाता है, ठीक है। ऐसा फिर ज्यादा से है, कहीं से भी समझ सकते हैं, है ना। तो आप नोट कीजिए फिलहाल, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग बेस का भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कोई बेस है अगर, ठीक है, तो बेस का जो n फैक्टर होता है वो क्या होता है? उस बेस का एसिडिटी, ठीक है। उसी को n फैक्टर या बैलेंस फैक्टर बोलते हैं। क्लियर है? जैसे देखो NaOH है, ठीक है, इसका अगर NF पूछेंगे तो कहेंगे 1, है ना। उससे पूछेंगे MgOH का होल 2 है, अगर इसका n फैक्टर पूछेंगे तो कहेंगे 2, इसमें 2H दिख रहा है ना। इस तरह AlOH का होल 3 का अगर NF पूछ देंगे तो कहेंगे 3। आगे बात समझ में? बिल्कुल आसान है, यहाँ पर समझते चले इस चीज को। ठीक है। उसी प्रकार अगर मान लो हम इस तरह लिखते हैं कि Na2CO3
ये जानते हैं साल्ट है। कैसा साल्ट है? बेसिक साल्ट। हाँ, बेसिक साल्ट मतलब क्या? ये जो बना हुआ है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना हुआ साल्ट है। साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड, है ना। ऐसे साल्ट का सॉल्यूशन अगर हम तैयार करते हैं सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन के पीएच की बात करेंगे तो वो 7 से क्या आएगा? बड़ा आएगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए हम दूसरे ट्रैक पर चले गए थे। इसको आते हैं यहाँ पर समझिए। Na2CO3 कैसे टूटेगा? 2Na प्लस CO3 2 माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ये नहीं सोचना है चार्ज देखो, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर पूछेंगे तो +1, एक प्लस है। कार्बोनेट का पूछेंगे तो यहाँ 2 माइनस है, ऑक्सीडेशन नंबर इसका -2 होगा। लेकिन अगर हम वैलेंस फैक्टर पूछेंगे, n फैक्टर इस सब्सटेंस का, इस मॉलिक्यूल का, तो होगा वो 2। कैसे? अब यहाँ वैलेंस फैक्टर या n फैक्टर जो होता है पूरे हम मॉलिक्यूल का निकालते हैं, जबकि ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है इंडिविजुअल एटम का होता है। किसी भी कंपाउंड में जितने भी एटम्स होंगे तो सभी का अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है। ठीक है, लेकिन जब n फैक्टर या वैलेंस फैक्टर की बात करेंगे, ये पूरे मॉलिक्यूल का हम लोग ओवरऑल फाइंड करते हैं। इसको हम आयन में कैसे तोड़ दिए? 2Na प्लस या CO3 पर 2 माइनस। इसको हम थोड़ी देर के लिए साल्ट अगर हम मान लेते हैं, साल्ट मान लेते हैं कि ये अगर साल्ट है, साल्ट लिखे नहीं है, तो साल्ट का वैलेंस फैक्टर कैसे निकालते हैं? टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज। टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज। तो एक सोडियम पर एक प्लस आएगा तो 2 सोडियम पर 2 प्लस। यहाँ कार्बोनेट एक ही है तो कार्बोनेट पर 2 माइनस हमको दिख रहा है। आ रही बात समझ में? तो ऐसा नहीं कि टोटल प्लस और माइनस को ऐड कर देना है, ये काम बिल्कुल नहीं करना है। प्लस माइनस को जोड़ना नहीं है। हमने साल्ट का थोड़ा देर पहले ही वैलेंस फैक्टर लिखे हैं, तो क्या बताए थे? किसी साल्ट का वैलेंस फैक्टर टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज, या और दोनों नहीं, और बोल रहे हैं। यहाँ पर एक सोडियम पर एक प्लस, 2 सोडियम पर 2 प्लस, एक कार्बोनेट पर 2 माइनस है, तो वैलेंस फैक्टर 2 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, वैलेंस फैक्टर में माइनस प्लस नहीं बोलना है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही? चलो, इतना का आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं लोग। तो बच्चों, n फैक्टर को हम 1-2 उदाहरण से और भी समझते हैं। जैसे देखो, किसी एलिमेंट का निकालना है, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन है ना, यानी O एटॉमिक फॉर्म में लिखा मैंने इसे। इसका अगर हम NF पूछेंगे तो कहेंगे 2। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर अगर पूछते तो इसका कंबाइंड स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, फ्री स्टेट में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, O2 का। ठीक है ना? यहाँ बैलेंस फैक्टर पूछ रहा हूँ, O का बैलेंस फैक्टर होगा 2, क्योंकि O का कॉन्फ़िगरेशन हम जानते हैं 2 और क्या होता है 6। तो कितना इलेक्ट्रॉन ये गेन कर सकता है ऑक्टेट पूरा करने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है, अच्छी तरीके से हमको मालूम है। तो ऐसे भी ये एलिमेंट है, किसी एलिमेंट का अगर हम निकालेंगे वैलेंस फैक्टर, है ना, अरे बात समझ में, तो अगर इसका इक्विवेलेंट मास निकालेंगे, मान लो इक्विवेलेंट मास, तो इसका एटॉमिक मास अब वैलेंसी, ठीक है, एटॉमिक मास 16, वैलेंसी हो गया 2, आ गया 8, इक्विवेलेंट मास हो गया 8। तो n फैक्टर जो हम लोग निकालते हैं या वैलेंस फैक्टर किसी एलिमेंट का, उसके एटॉमिक मास में इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करके भी निकाला जाता है। ठीक है, एक ही चीज है, इसी को ऐसे लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। इसका उतना काम नहीं करेगा फिलहाल। अभी आप यहाँ पर आइए, समझिए वैलेंस फैक्टर के बारे में। ठीक है, वहीं अगर हम O2 का अगर वैलेंस फैक्टर पूछेंगे NF, तो क्या बोलिएगा? सिंपल है, एक ऑप्शन पे यहाँ 2 है, यहाँ 2 ऑप्शन है, तो इसका वैलेंस फैक्टर 4 होगा। इसको बोलते हैं n फैक्टर, वैलेंस फैक्टर। एक ऑप्शन का 2 होगा, 2 ऑप्शन का 4। क्लियर है? जैसे देखो, F का अगर हम फ्लोरीन का अगर n फैक्टर पूछेंगे तो कहेंगे 1, वहीं F2 का अगर वैलेंस फैक्टर या n फैक्टर पूछ देंगे तो कहेंगे 2। है ना, बहुत आसान। इस तरह कुछ एलिमेंट का भी समझ पा रहे हैं क्या होगा इसको? ठीक है, और समझिए, जैसे देखो KMnO4 है, हम जानते हैं ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, अब इसके साथ हम यहाँ पर 3 चीज समझेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने पीछे पढ़ा भी चुका है ना। एसिडिक मीडियम अगर रहेगा, H+ अगर मीडियम रहेगा, एसिडिक मीडियम, यहाँ लिख देता हूं मैं, एसिडिक मीडियम अगर रहेगा, ठीक है, तो क्या होगा मालूम है? Mn2+।
यानी KMnO4 एक ऐसे सब्सटेंस में चेंज होगा जहां मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होना चाहिए, एक ऐसे कंपाउंड में चेंज हो जाएगा एसिडिक मीडियम में। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिए, दिमाग में पूरा सेट कर लीजिए, पूरे केमिस्ट्री में आपको सब चीज का काम करने वाला है, ठीक है। पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, कई जगहों पर ऐसा होता है कि हमको रिएक्शन याद रखना पड़ता है, अभी पढ़ेंगे ऐसे बहुत सारा चीज ऐसा इस्तेमाल होगा जो हम आगे पढ़ सकते हैं, ऐसे ही संभावना आती रहेगी, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम में याद रखना आपको क्या है कि पोटेशियम परमैंगनेट जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ -2 है, इसका यहाँ +7 है, इसका यहाँ +1 है। अच्छे तरीके से इस बात को हम जानते हैं, एसिडिक मीडियम में KMnO4 जो है Mn2+ में चेंज हो जाएगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर अगर पूछा जाए, यहाँ +7 है, +7 से क्या हो गया +2। अगर यहाँ पर पूछे हम चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो आप कहिएगा 5 का चेंज नहीं हुआ है, कितना का चेंज हुआ है 5 का, +7 से +2 हो चुका है। देखिए चैलेंज से +7 से क्या हो गया +2 हो गया है, ठीक है ना। अब ये बात समझ में, ठीक है। तो +7 से +2 हो गया है, तो यहाँ पर अगर हम वैलेंस फैक्टर n फैक्टर पूछेंगे एसिडिक मीडियम में तो कितना बोलेंगे 5, ठीक है। अब ये बात समझ में। तो अगर यहाँ पर हम इक्विवेलेंट मास निकालेंगे KMnO4 का, तो KMnO4 का मोलर मास ऊपर बैठाएंगे, ठीक है, और कितना से डिवाइड करेंगे 5 से, क्लियर। अगर वहीं पर हम बेसिक मीडियम ले लें OH- बेसिक मीडियम, तो ये याद रखना है कि KMnO4 जो है वो चेंज हो जाएगा K2MnO4 में, पोटेशियम परमैंगनेट चेंज हो जाएगा पोटेशियम मैग्नेट में, पर हट गया, इसका क्या नाम है बताओ, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। और इसका क्या नाम है मालूम है, पोटेशियम मैग्नेट, है ना। आगे बात समझ में। चलिए ऑक्सीडेशन नंबर चेक करते हैं, यहाँ +7 है, पहले से लिखा हुआ है, इसका -2, इसका +1, तो एक पोटेशियम का +1 तो दो पोटेशियम का क्या हो जाएगा +2, यहाँ एक ऑक्सीजन का -2 तो 4 ऑक्सीजन है तो -8। अरे बात समझ में दिख रहा है आप लोगों को, चलिए दिख रहा है ना। तो यहाँ एक पोटेशियम का +1, दो पोटेशियम का +2, एक ऑक्सीजन का -2, 4 ऑक्सीजन का -8 हो गया, तो टोटल यहाँ -8 है, यहाँ पर +2 है तो +6 होगा इसका, सीधी सी बात है। यहाँ एक मैग्नीज है, यहाँ भी एक मैग्नीज है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम n फैक्टर पूछेंगे इसका, NF क्या होगा n फैक्टर, तो क्या बोलेंगे 1, तो +7 से +6 हुआ है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 1 का है, एक ऑक्सीडेशन नंबर बदला है बेसिक मीडियम में KMnO4 का, ठीक है। तो इसका अगर यहाँ पर हम इक्विवेलेंट मास अगर निकालें KMnO4 का, हर स्थिति में हम KMnO4 का ही निकाल रहे हैं, तो मोलर मास बैठाएंगे KMnO4 का और डिवाइडेड बाय 1 चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। और वहीं अगर हम यहाँ पर न्यूट्रल मीडियम ले लें, न्यूट्रल भी एक मीडियम है, न्यूट्रल, ठीक है, ये KMnO4 जो है MnO2 में चेंज हो जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रख लीजिए इस चीज को कि KMnO4 एसिडिक मीडियम में क्या बना देता है, बेसिक मीडियम में क्या बना देता है, ठीक है, और न्यूट्रल मीडियम में क्या बना देता है। सबसे इंपॉर्टेंट कि एसिडिक मीडियम में चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 5 का होगा, बेसिक मीडियम में चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 1 का होगा, ठीक है, और न्यूट्रल मीडियम में आइए देखिए इसका -2 है यहाँ पर, तो दो ऑक्सीजन का -4 होगा, एक ही मैग्नीज है इस पर +4 आएगा, इसका मतलब यहाँ +7 है, यहाँ पर +4 हो गया, तो यहाँ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना का है 3 का, ठीक है। यहाँ अगर हम n फैक्टर पूछेंगे तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 3 का होगा, n फैक्टर यहाँ 3 हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में अगर हम इक्विवेलेंट मास फाइंड करेंगे KMnO4 का इसका मोलर मास बैठाएंगे KMnO4 का और कितना से डिवाइड करेंगे 3 से, ठीक है। काफी सिंपल है, एक उदाहरण समझा दिए यहाँ पर n फैक्टर, इसी को वैलेंस फैक्टर बोल सकते हैं इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। इसका n फैक्टर यहाँ पर वेरिएबल हो गया, डिपेंड कर रहा है इसको किस मीडियम में हमने डिसॉल्व कराया है, ठीक है, किस मीडियम में मैंने तैयार किया है। एसिडिक मीडियम में 5 ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा, याद कर लीजिए, बार बार बोल देता हूँ।
है ना। बेसिक मीडियम में ऑक्सीडेशन नंबर 1 का चेंज होगा और न्यूट्रल मीडियम ऑक्सीडेशन नंबर 3 का चेंज होगा, ठीक है। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ही इस सब्सटेंस का वैलेंस स्ट्रक्चर कहलाएगा, अलग अलग मीडियम में जो अलग अलग आ रहा है। क्लियर है? चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। बच्चों कुछ और हम लोग एन फैक्टर कभी और देख लेते हैं, ठीक है। जैसे देखो K2Cr2O7, ठीक है, क्या है ये? पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है ना। अब देखो ये चेंज हो जाता है, मान लीजिए Cr3 प्लस में, ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम इसका वैलेंस फैक्टर निकालते हैं, इस कंपाउंड का वैलेंस फैक्टर यानी एन फैक्टर क्या होगा? एन फैक्टर सॉल्व में आप NF भी लिखते हैं ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 पर पहले ही समझाए थे कि ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग इंडिविजुअल एटम का निकालते हैं, जबकि एन फैक्टर पूरे मॉलिक्यूल का निकलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, तो 7 ऑक्सीजन है तो -14, क्लियर है। एक पोटेशियम का +1 तो 2 पोटेशियम है तो +2, यहाँ -14, यहाँ +2 हो गया टोटल, तो -14 है +2 है, 12 प्लस अभी कम है, इसका हो जाएगा 12, लेकिन 2 क्रोमियम है तो प्रत्येक पर हो जाएगा +6, टोटल हो जाएगा +12। काफी इंपॉर्टेंट है ये, अगर आपको ये सब नहीं निकालने आता है, मैंने पहले ही कहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन सब सारे चीजों का काम करेगा बार बार आपको, इसलिए देख करके आप फिर इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार पूरा रिडॉक्स जरूर देख लीजिए, ठीक है। चलिए ये मेंशन करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +3 पढ़े हैं कि किसी भी आयन का ऑक्सीडेशन नंबर वही होगा जो उस पर चार्ज होता है, क्लियर है। अब बताइए यहाँ पर कि +6 से +3 हो गया तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है ना, कितना है? +3 का, यानी 3 का डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर प्रोसेस क्या कहलाता है? रिडक्शन। ये प्रोसेस रिडक्शन का है तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अच्छी तरीके से हम इस बात को समझ गए, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो है पर एटम जो है वो 3 का है ना। एक क्रोमियम से एक क्रोमियम का +3 का है, क्लियर है। तो यहाँ पर अगर हम 2 क्रोमियम है तो यहाँ भी अगर हम 2 लगा दें, ठीक है, तो एक क्रोमियम का +6 तो 2 क्रोमियम का +12, एक क्रोमियम का +3 तो 2 क्रोमियम का +6, है ना। यहाँ देखिए तो टोटल चेंज, यहाँ पर टोटल डिक्रीज जो है, टोटल डिक्रीज जो हुआ कितना का हो गया? 6 का। बस यही 6 जो है आपका एन फैक्टर कहलाएगा। इस कंपाउंड का एन फैक्टर 6 हो गया, इस कंपाउंड का एन फैक्टर क्या हो गया? 6। काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, उदाहरण को समझिए कैसे कैसे बनाते हैं और उससे समझने की कोशिश करिए, ठीक है। एन फैक्टर यहाँ पूरे मॉलिक्यूल का निकलता है, क्योंकि इससे जो पोटेशियम बनेगा ना उसका वैलेंस ही नहीं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं चेंज होता है इस कंपाउंड में। इधर +1 है तो उधर भी +1 रहेगा, ऑक्सीजन का यहाँ -2 है तो उधर भी -2 ही रहता है। चेंज केवल क्रोमियम का हुआ, एक क्रोमियम का +6, 2 क्रोमियम का +12, एक क्रोमियम का +3, यहाँ 2 था तो यहाँ 2 लगा दिए, तो 2 क्रोमियम का +6, तो 2 क्रोमियम का +12, 2 क्रोमियम का +6, तो टोटल डिक्रीज हुआ 6 का, एन फैक्टर हो गया 6। चलिए एक उदाहरण से और समझते हैं इसको। जैसे देखो FeC2O4 फेरस ऑक्सलेट, फेरस ऑक्सलेट, ऑक्सैलिक एसिड का ये आयन है, ऑक्सलेट आयन, ये आयरन है, तो फेरस ऑक्सलेट, ठीक है। अब देखो इससे होता क्या है कि Fe3+ बनता है और साथ ही साथ CO2 गैस भी लिबरेट होता है ना। तो आप सोच रहे होंगे कि कैसे सर पता करें इससे ये बनेगा, इससे ये बनेगा, किसी को नहीं पता रहता, मेरे को भी नहीं पता था। पढ़ते पढ़ते पढ़ाते पढ़ाते सब याद हो जाता है। बहुत सारे चैप्टर को मैंने पीछे पढ़ाया, क्या पहले आता था आप लोगों को? नहीं आता था, पढ़ते पढ़ते सीखे हैं, यहाँ भी पढ़ते पढ़ते सीखेंगे। तो जिस एग्जाम्पल को मैंने डायरेक्ट बोर्ड पर लिखा है वो सारे एग्जाम्पल को रट जाइए, याद कर लीजिए, क्योंकि यही सब एग्जाम्पल सब रोटेट होते रहते हैं पूरे चैप्टर में। तो हमको पूरा रिएक्शन नहीं याद रखना है, लेकिन 10-20 जो बहुत कॉमन रिएक्शन सब है उसको तो याद रखा ही जा सकता है, उसको याद रखना ही पड़ेगा अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो। आइए समझते हैं। यहाँ पर देखो ये पूरा ऑक्सीडेट आयन है, ये फेरस है, फेरस, इस पूरे ऑक्सीडेट आयन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 और इसका हो जाएगा +2, ठीक है। एक्चुअली देखो ये Fe है ना, ये Fe, ठीक है, C2
Fe2O4, इसमें ये Fe2+ है और C2O4 पर 2 माइनस है, फेरस आयन ऑक्जेलेट आयन, ठीक है। अरे बात समझ में, इसके बारे में लिखा तो ऑक्जेलेट आयन का -2, फेरस आयन का +2, इधर +2 ऑक्सीडेशन नंबर, इसका -2 है। इधर आइए, यहाँ पर इसका आपको +3 ऑक्सीडेशन नंबर दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ ऑक्सीजन का -2 दिख रहा है, तो कार्बन का +4 दिख रहा है। इसको हम दो पार्ट में तोड़ लेते हैं, ठीक है। कैसे कैसे, इधर आइए, एक तो ये Fe है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर लेफ्ट साइड में +2 था, और राइट साइड में इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3। यहाँ चेंज जो हुआ कितना का, 1 का, क्लियर है। एक ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है। इसी तरह इसका दूसरा फिर प्रॉब्लम सोचिए, तो C2O4 पर 2 माइनस है और इससे बना है CO2। आ रही बात समझ में, बहुत सिंपल है, आप सुनिए, देखिए, समझिए इस चीज को। अब यहाँ पर देखिए, इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आप अलग से लिखिए, है ना, C 2 माइनस ही ऑक्सीडेट आयन का ये चार्ज है 2 माइनस, यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, 4 ऑक्सीजन है तो इसका हो जाएगा -8, ठीक है। -8 पर यहाँ 2 माइनस दिया है चार्ज अलग से, तो -8 जब इक्वल टू उधर जाएगा तो +8, अब +8 में से 2 चला जाएगा तो +6, अब +6 है तो यहाँ कार्बन 2 है, तो प्रत्येक कार्बन पर इसका मतलब क्या आ जाएगा, +3, टोटल का हो गया +6। देखिए, अगर आप इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल पाते बाबू, ठीक है ना, तो काफी परेशानी होगी। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आपको आना ही चाहिए, तो ही रिडॉक्स का चैप्टर आपको समझ में आएगा, प्लस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी समझ में आएगा। चलिए थोड़ा सा इसको हम और यहाँ एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। C2O4 पर 2 माइनस, ये हो गया ऑक्जेलेट आयन, ठीक है। तो इसका हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, क्या होगा, ठीक है। चलो इसका ऑक्सीडेशन नंबर x मान लेते हैं, तो कितना कार्बन यहाँ पर है, 2, तो 2x प्लस 1, 4 ऑक्सीजन है, 4, और प्रत्येक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर x माने हैं, यहाँ 2 कार्बन है इसलिए 2x लिखे, मान लेते हैं सपोज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इक्वल टू x, ठीक है। क्या किए, ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का यहाँ x मान लिए, तो 2 कार्बन था तो 2x लिखे, प्लस क्या पर नियम क्या, रूल्स क्या है कि सभी एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर का सम, सभी एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर का सम इस पर उपस्थित चार्ज के बराबर, तो सभी के ऑक्सीडेशन नंबर का सम जो होगा इस पर उपस्थित चार्ज के बराबर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2x - 8 = -2, तो 2x = -8 उधर ले जाइए तो +8, उसमें से -2 चल जाएगा तो +6, इसलिए x निकालेंगे तो 6/2 यानी +3। आ रही बात समझ में, यही +3 मैंने यहाँ लिखा है, इसका +3 हो गया, 2 कार्बन का +6। अब यहाँ देखिए, यहाँ 1 कार्बन का +3 है, यहाँ अगर निकालते हैं तो -2 इस ऑक्सीजन का, और 2 जो कि ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो टोटल हो जाएगा -4, तो कार्बन पर हो जाएगा +4, है ना। 1 कार्बन का +3, यहाँ 1 कार्बन का +4, यहाँ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर कार्बन एटम जो है 1 का है, कितना का है, 1 का, लेकिन यहाँ पर कार्बन एटम कितना है, 2, यहाँ कार्बन एटम कितना है, 1, यहाँ 2 लगाइए तो कार्बन एटम का संख्या हो गया बराबर। अब बताइए टोटल इंक्रीज होगा, यहाँ पर टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन एटम, 1 कार्बन का +3, 1 कार्बन का +4, 2 कार्बन का +6, 2 कार्बन का +8, तो 2 का यहाँ हो गया, ठीक है। यहाँ चेंज है 1 का, इसमें चेंज है 2 का, इसको और इसको जोड़ दीजिए, ये दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। तो ऐड करने पर कितना आया, 3, बस यही कहलाया आपका वैलेंस फैक्टर या n फैक्टर, किसका, इस कंपाउंड का। इस फेरस ऑक्सीडेट का अगर हम n फैक्टर पूछेंगे तो क्या बोलिएगा, 3। क्लियर है, बात समझ में आ रही। इसको बार-बार इस वीडियो को अगर आपको दिक्कत होती है n फैक्टर समझने में, है ना, तो इसको रिपीट करिए, पीछे जाइए, जितना बात हम बोलते हैं उसको बार-बार सुनने की कोशिश करिए, तब तक सुनिए जब तक आपको समझ में नहीं आ जाए, आसान हो जाएगा पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको समझ पाना, ठीक है। क्लियर है, चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं लोग। बच्चों एक एग्जांपल हम लोग और समझते हैं, ठीक है। दिस प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन,
डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, शायद आप नाम इसके सुने होंगे, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में ये भी आपको बताया गया था, और इसे अगर आप भूल चुके हैं तो फिर से यहाँ पर समझ लीजिए इस चीज को। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वैसे रिएक्शन को कहा जाता है जिसमें एक ही सब्सटेंस, कोई एक सिंगल सब्सटेंस होगा, यही ऑक्सीडाइज भी होगा और यही सब्सटेंस रिड्यूस्ड भी होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? एक ही सब्सटेंस, एक रिएक्शन में एक रिएक्शन होगा, एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, वही सब्सटेंस रिड्यूस्ड भी होगा। जैसे देखो, मान लो लिखते हैं H2O2, इससे बनता है आपका H2O प्लस O2, सपोज करिए। ठीक है, बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पर 2 लगा दीजिए, यहाँ भी 2 लगा दीजिए। आ रही बात समझ में? यहाँ पर ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्लियर है ना? अब आप यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर दोनों का इंडिकेट करिए। तो पेरोक्साइड के केस में हम जानते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है, ठीक है, कितना होता है? -1। इसका लिखेंगे हम -1, तो 2 ऑक्सीजन का हो जाएगा -2। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? एक H का +1 तो 2H का +2, तो प्लस माइनस टोटल इक्वल हो गया, दिख रहा है आपको यहाँ पर? इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर -1। इसमें आइए, तो इसका +1 है तो 2 हाइड्रोजन का +2 हो जाएगा, और उसके काउंटर पार्ट में एक ही ऑक्सीजन है तो इसका -2 होगा, और यहाँ ऑक्सीजन चूंकि अपने एलिमेंट्री फॉर्म में है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। अब आप देखिए यहाँ पर -1 से -2 हो गया। अब यहाँ देखिए, एक ये समझिए और एक यहाँ समझिए। ठीक है, क्या दिख रहा है आपको? बताइए। -1 से -2 हो गया, यहाँ हो गया डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहलाता है? रिडक्शन, यानी H2O2 से अगर H2O बनता है तो ये रिड्यूस्ड हो गया। क्या हो गया? रिड्यूस्ड। और -1 से यहाँ 0 हो गया, -1 से 0 परा है, तो हो गया इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। प्रोसेस क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन, यानी H2O2 से अगर O2 बनता है तो यहाँ पर ये H2O2 जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो H2O2 यहाँ पर एक ऐसा सब्सटेंस है जो इस रिएक्शन में खुद रिड्यूस्ड भी हो रहा है और खुद ऑक्सीडाइज्ड भी हो रहा है। एक ही सब्सटेंस रिड्यूस्ड भी हुआ, वही सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड भी हो रहा है। क्लियर है ना बात? तो इसका मतलब ये एक उदाहरण है किस तरह के रिएक्शन का? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है। क्लियर है? चलिए एक उदाहरण से हम और समझते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे देखो Br2, इससे बनता है Br- प्लस BrO5 पर 1 माइनस। ठीक है, आज ये बात समझ में? यहाँ पर BrO5 पर 3 है, BrO3 पर 1 माइनस है। आ रही समझ में? तो यहाँ पर ये भी एक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का उदाहरण है। निकालिए कैसे उदाहरण है। यहाँ ब्रोमीन अपने एलिमेंट्री फॉर्म में, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का -2 होगा, तो 3 ऑक्सीजन का -6 हो जाएगा, तो -6 जब इक्वल टू उधर जाएगा तो +6 में से एक माइनस चला जाएगा, तो इसका +5 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं? -1 से 0 से -1 हो गया, 0 से -1 हो गया, यहाँ हुआ डिक्रीज। ठीक है, आगे बात समझ में? और ब्रोमीन से यहाँ Br2 है, यहाँ इंक्रीज हो रहा है, यहाँ कितना हो रहा है? इंक्रीज। ठीक है, तो डिक्रीज इंक्रीज। अब देखिए समझिए, यहाँ पर डिक्रीज यहाँ पर हुआ है, यहाँ ब्रोमीन कितना है? 2, इसको अलग कर लेता है। ये देखिए, तो Br2 से एक बनाकर Br-, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसका यहाँ -1 है ना। अब यहाँ पर 2 ब्रोमीन है, तो यहाँ पर भी आप 2 ब्रोमीन लगा दीजिए। तो यहाँ पर 2 है, एक का 0 था तो पूरे का ही 0 है। यहाँ पर एक ब्रोमीन का -1 है, तो 2 ब्रोमीन का क्या हो जाएगा? -2। इस तरह से पहले बैलेंस कर लिया कीजिए संख्या में। अब यहाँ बताइए टोटल
डिक्रीज कितना का हुआ 2 का, टोटल डिक्रीज हो गया 2 का। क्लियर है, आगे बात समझ में? बिल्कुल। अब इसके ऐसा इससे ये बनता है तो Br2 से क्या बनता है यहाँ पर, है ना? अब बताइए यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या होगा। Br2 जी यहाँ 0 है, यहाँ Br पर एक माइनस है, तो 0 से -1 कैसे हुआ होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे हुआ होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन करने से माइनस चार्ज आता है, यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हुआ होगा? 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर गेन हुआ। ठीक है, रिडक्शन के केस में यहाँ पर क्या होता है? डिक्रीज हुआ, ये रिडक्शन है। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना? यहाँ इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कितना इलेक्ट्रॉन का टोटल लॉस और टोटल गेन हो रहा है वो यहाँ हम मेंशन करेंगे। यहाँ पर टोटल कितना का गेन हो रहा है? 2 का। यहाँ ये BrO3 पर 1 माइनस, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5। ठीक है, अब यहाँ पर एक ब्रोमीन का, यहाँ ब्रोमीन का 0 है, यहाँ एक ब्रोमीन का +5 है। ठीक है, यहाँ पर बताइए इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? 5 का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 ब्रोमीन है, यहाँ पर भी अगर हम 2 लगा देंगे तो एक ब्रोमीन पर +5 तो 2 ब्रोमीन पर क्या हो जाएगा? +10। ठीक है, तो बताइए टोटल इंक्रीज जो होगा, टोटल इंक्रीज जो हो जाएगा कितना का हो जाएगा? टोटल इंक्रीज कितना का हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर में? 10 का। ठीक है, तो अब बताइए कि 0 से +5 कैसे हुआ होगा? 0 से +5 कैसे हुआ होगा? 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके। 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके हम जानते हैं कि कोई न्यूट्रल अगर एटम है तो अगर वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ होगा, तो एक ब्रोमीन पर 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ होगा। यहाँ 2 ब्रोमीन है, यहाँ भी 2 लगा दिए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन का लॉस कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन जो लॉस होता है उसको हम लोग एरो के दाहिनी तरफ दर्शाते हैं। यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। कितनी बात समझ में आ रही है आपको? 10 इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया? लॉस। दिख रहा है आप लोग को ये वीडियो? चलिए थोड़ा देर घुमाते हैं, अब दिख रहा है शायद आप लोगों को। 1 मिनट रुक जाइए। चलिए, तो 10 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर क्या हो गया? लॉस। अब क्या होता है कि मैं बैलेंसिंग जब आपको पढ़ाया था रिडॉक्स रिएक्शन में, बैलेंसिंग वहां क्या करते हैं? टोटल डिक्रीज और टोटल इंक्रीज को इक्वेट करते हैं। टोटल डिक्रीज टोटल इंक्रीज को इक्वेट करते हैं। तो क्या करेंगे मालूम है कि टोटल डिक्रीज जो हुआ है इसमें कितना हुआ? टोटल डिक्रीज 2 का, और टोटल इंक्रीज यहाँ कितना है? 10 का। दोनों बराबर कैसे होगा? इस इक्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब इस रिएक्शन को ही 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या लिख सकते हैं? 5 Br2 प्लस ये जाएगा आपका 10 इलेक्ट्रॉन्स। एरो दीजिए, 5 से मल्टीप्लाई किए, 2 तो पहले था, 5 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 10 Br माइनस। अब यहाँ पर गेन ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया 10 का, लॉस ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया 10 का। दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो गई। बैलेंसिंग में ऐसा रूल सिखाया गया था कि इलेक्ट्रॉन का संख्या बराबर होना चाहिए। इसलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर करने के लिए क्या किए हैं? अब इसको अच्छे ढंग से समझिए। दोनों को हमने बांट दिया है, ये अलग हाफ रिएक्शन हो गया, दूसरा हाफ रिएक्शन है। हाफ रिएक्शन क्योंकि यहाँ रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बोलते हैं इसको। चलिए, तो अब यहाँ पर ब्रोमीन का अगर हम यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पूछेंगे तो बताइए क्या हो सकता है। देखिए, तो ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर देखो, एक ब्रोमीन तो यहाँ पर है, एक ब्रोमीन यहाँ है ऑक्सीडेशन केस में, 5 ब्रोमीन है रिडक्शन के केस में, तो टोटल ब्रोमीन कितना हो जाएगा? 6, है ना। तो यहाँ अगर हम पूछेंगे, इसको यहाँ लिखते हैं, ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ
ब्रोमीन इन बैलेंस्ड इक्वेशन आफ्टर टोटल कितना आ जाएगा 6। बोलिए कितना आ जाएगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 6। 5 ब्रोमीन यहां पर है, 1 ब्रोमीन यहां पर है, तो टोटल ब्रोमीन लेफ्ट साइड में आ जाएगा 6। ठीक है, तो आप यहां बैलेंस कर देते हैं, यहां पर 6 हो गया। ये ब्रोमीन यहां देखो कितना है 10 हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर आपको हो जाएगा 2 ब्रोमीन। ब्रोमीन को आप इक्वेट करिए तो 6 × 2 हो गया टोटल 12 ब्रोमीन। यहाँ पर 10 ब्रोमीन, यहाँ पर 2 ब्रोमीन, 12 ब्रोमीन है। इस ब्रोमीन की संख्या दोनों तरफ बराबर हो गई है। कैसे बराबर हुआ है इसको आप बार बार देखने की कोशिश करिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन कितना हुआ है। चलिए अब अगर हम इस ब्रोमीन का बैलेंस फैक्टर निकालेंगे, एन फैक्टर ऑफ ब्रोमीन, ठीक है, तो क्या करेंगे मालूम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट या गेन्ड, दोनों नहीं लेना है, दोनों में से कोई एक। इक्वेट करने के बाद कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन हुआ है, 10 इलेक्ट्रॉन का। टोटली इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद मेरे को पता चल रहा है या तो 10 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है या 10 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट या गेन टोटल है ना, टोटल बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, इससे आपका बैलेंस फैक्टर निकल जाएगा। तो बोलिए टोटल इलेक्ट्रॉन का लॉस कितना हुआ है 10 का, या गेन कितना हुआ है 10 का, तो ऊपर बैठाएंगे 10 बाय, बोलिए ब्रोमीन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, ब्रोमीन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 6, 5 यहाँ है और 1 यहाँ पर है, तो बैलेंस हुआ, तो 6 से इसको डिवाइड कर दीजिए, है ना, क्या आएगा 1.66। दिस इज द बैलेंस फैक्टर ऑफ ब्रोमीन। 1.66 क्या हुआ, इस ब्रोमीन का इस रिएक्शन में बैलेंस फैक्टर हो गया। और ये बात समझ में, इतनी आपको समझने के बाद क्लियर हो गया होगा कि बैलेंस फैक्टर क्या है। हमने डिफरेंट तरीके से आपको कुछ कुछ उदाहरण दे करके बैलेंस फैक्टर समझाया, या उसको एन फैक्टर बोलते हैं इसे समझाया। और भी डिटेल एन फैक्टर हम लोग इक्विवेलेंट रेट में इसी चैप्टर में नॉर्मलिटी जब पढ़ाए थे तो वहाँ इक्विवेलेंट मास जब बताया गया था तो वहाँ मैंने पढ़ा चुका है, तो वहाँ से कुछ हेल्प लीजिए, यहाँ से हेल्प लीजिए। एसिड के लिए बैलेंस फैक्टर या एन फैक्टर बेसिसिटी हो गया, बेस के लिए बैलेंस फैक्टर एसिडिटी हो जाएगा, साल्ट के लिए बैलेंस फैक्टर टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, एलिमेंट्स के लिए बैलेंस फैक्टर उसका बैलेंस ही होगा, किसी आयन के लिए बैलेंस फैक्टर उस पर उपस्थित चार्ज होगा, किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए बैलेंस फैक्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड होगा, किसी रिड्यूसिंग एजेंट के लिए बैलेंस फैक्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट होगा। इस सारे चीज को आप जानते हैं, मैं हर वीडियो में इस चीज को बोल रहा हूँ, इसका मतलब है ये काफी इंपॉर्टेंट है, दिमाग में इस चीज को सेट कर लीजिए, अगर भूलते हैं तो फिर दिक्कत है। ठीक है, तब तो इतना का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, ओके। आ रही बात समझ में बच्चों? चलो इसको हम आगे बढ़। तो ये बच्चों हम लोग थोड़ा सा एक टॉपिक छोटा सा और भी है, इसका भी काम पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पड़ेगा, इसको अभी हम लोग समझ लेते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सारा बेसिक टर्म जो है मैं इस वीडियो में क्लियर कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो से आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 3 पार्ट पढ़ना है, एक है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल, और एक है कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन। हाँ, लास्ट में फिर बैटरी भी है, बैटरी पढ़ना है, लैग्रांजे सेल है या डेनियल सेल हो गया, या घर में जो इन्वर्टर में बैटरी लगा हुआ है लेड स्टोरेज बैटरी, इसे हम लोग लास्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है 3 टॉपिक आएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन। कंडक्शन में क्या किया जाएगा, रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, रेसिस्टेंस, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये सब तीसरा टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहला लेक्चर आपको मिलेगा, लेकिन उससे पहले आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सारा बेसिक टर्म हम लोग अभी सीख लेते हैं। चलिए इसी कड़ी में हम अभी आगे बढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट किसको बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं।
कंसीडर ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, कोई एक इक्वेशन कंसीडर कर लीजिए। तो ए प्लस बी रिएक्शन करके बनाता है सी और डी, है ना। यहाँ ए और बी, कैपिटल ए कैपिटल बी रिएक्टेंट है, कैपिटल सी कैपिटल डी प्रोडक्ट है, और वही ये जो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी और स्मॉल डी जो है ये क्या है मालूम है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। और इस समझ में तो अगर हम मोल कॉन्सेप्ट लगाते हैं, मोल कॉन्सेप्ट लगाते हैं, मान लो कि अगर आपको इसे रिएक्शन दे दिया गया, ठीक है, तो अगर मान लीजिए हम ए का कोई मास दे देंगे या ए का कोई मोल दे देंगे या कहेंगे सी का कितना मोल बना है, बताइए। बात तो समझिए, काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ मिस करेंगे तो पूरा चैप्टर चौपट हो जाएगा। मान लीजिए कि ये रिएक्शन है और हम आपको ये पूछेंगे कि ए का हम 10 मोल दे दिए रिएक्शन में, अब पूछेंगे बताओ सी कितना मोल बनेगा, या ए का हम कुछ मोल दे देंगे पूछेंगे डी कितना बनेगा, या बी का मोल दे देंगे तो पूछेंगे सी कितना बनेगा, या बी का मोल दे देंगे कहेंगे डी कितना बनेगा। कुछ भी दिया जा सकता है, या ऐसे भी दिया जा सकता है कि सी इतना मोल बनता है तो बी कितना लगा होगा, सी इतना मोल बनता है तो ए कितना लगा होगा, डी इतना मोल बनता है तो बी कितना लगा होगा, डी इतना मोल बनता है तो ए कितना लगा होगा। कुछ भी संभावना है, कोई भी एक दिया रहेगा और दूसरा पूछ सकता है, ठीक है। या तो प्रोडक्ट दिया रहेगा तो रिएक्टेंट पूछेगा, रिएक्टेंट दिया रहेगा तो प्रोडक्ट पूछेगा, या प्रोडक्ट देगा एक तो दूसरा प्रोडक्ट पूछ लेगा, या एक रिएक्टेंट देगा तो दूसरा रिएक्टेंट पूछेगा। कुछ भी संभावना है, कोई एक दिया रहेगा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से, और उसके आधार पर दूसरे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए पूछा जा सकता है, मास पूछा जा सकता है, वॉल्यूम पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा जा सकता है, और सारा चीज मोल से रिलेटेड है, मोल। तो अगर हम मोल सबसे पहले फाइंड कर लेंगे तो मोल की मदद से हम मास भी निकाल सकते हैं, मोल की मदद से हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी निकाल सकते हैं, मोल की मदद से हम वॉल्यूम भी एसटीपी पर निकाल सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर जो मोल कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसमें सारे रिलेशन को हमने पढ़ चुका है, ठीक है। वैसे एक चीज और यहाँ मेंशन कर देता हूँ मैं, नंबर ऑफ मोल जो निकालते हैं एन को मतलब मोल कहा जाता है, उस फॉर्मूला मैं मेंशन कर देता हूँ एक बार, ठीक है। तो होता है आपका गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है। या एक फॉर्मूला और भी है नंबर ऑफ मोल निकालने का, गिवन नंबर बाय एवोगैड्रो नंबर, और ये बराबर होता है गिवन वॉल्यूम, है ना, बाय मोलर वॉल्यूम। क्या है? मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी, मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी। अब मोलर वॉल्यूम किसको बोलते हैं हम लोग? 22.4 लीटर को, है ना। ये रिलेशन हम लोग 11th में पढ़े थे, ठीक है। यही मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर हमको किसी एक रिएक्टेंट का मोल दे दिया जाएगा, दूसरे रिएक्टेंट का मोल पूछ दे, या प्रोडक्ट का मोल पूछ दे, या प्रोडक्ट का मोल दे दे तो रिएक्टेंट का पूछ दे, जो भी मन है आप यहाँ पर सोच सकते हैं। तो अगर हम इसमें से एक का मोल निकालेंगे, इस रिलेशन से उसका मास भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी निकाल सकते हैं, वॉल्यूम अगर पूछेगा तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं इस रिलेशन से, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है। तो मेरा मकसद है सबसे पहले मोल फाइंड करना, एक सब्सटेंस का मोल देगा, दूसरे सब्सटेंस का मोल फाइंड करना, ठीक है। तो मोल कॉन्सेप्ट का रूल लगाते हैं, तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, उसको याद कर लीजिए, है ना, एकदम याद कर लीजिए। क्लियर है? देखो तो करना क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए, यानी इस रिएक्शन में मान लो कि ए का हम दे दिए 5 मोल है, कह दीजिए ए का 5 मोल, अब कह दिए सी कितना मोल बनेगा, ए का कितना मोल दिए 5 ना, यहाँ पर वही बैठाएंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ ए, ठीक है। और इसका पीछे जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देंगे, इक्वल टू बी का नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी बाय बी का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये बराबर होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सी कैपिटल सी बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल सी, और ये बराबर होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ डी बाय इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। काफी इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसको भूले काम खत्म। जो बच्चे आगे कॉम्पिटिशन का एग्जाम देना चाहते हैं, बोर्ड का एग्जाम देना चाहते हैं, कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं, जो कॉन्सेप्ट होता है उसको एकदम नहीं भूलना है, ठीक है। इसको भूलिएगा काम फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो आइए इस मोल कॉन्सेप्ट, जब हम मोल का रूल लगाएंगे, मोल मेथड से सवाल को बनाएंगे,
तो इस फॉर्मूला को लगाना है। अब मान लो ए का मैंने दे दिया 5 मोल, यहाँ 5 मोल बैठा दिए। बैलेंस्ड मोल कॉन्सेप्ट का जब भी हम रूल लगाएंगे तो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होना चाहिए। आप स्टोइकियोमेट्री जब मैं आपको 11th में पढ़ाया था तो वहां इस चीज को बताए थे कि स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट का काम करेगा, और स्टोइकियोमेट्री पर बेस्ड अगर सवाल बनाते हैं तो इक्वेशन को बैलेंस होना जरूरी है। मोल मेथड अगर लगाएंगे तब, ठीक है। मोल मेथड से अगर हम सवाल बनाना चाहेंगे तो इक्वेशन का बैलेंस होना एकदम जरूरी है। हम दूसरा हम लोग भी सोचेंगे अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं है या मेरे को बैलेंसिंग नहीं आती है तो किसी का एक मोल कोई मोल दे देगा, एक का दूसरे का पूछेगा तो कैसे निकालेंगे, हम उसी पर चर्चा आगे करने जा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले यहाँ मोल मेथड समझिए कि अगर इक्वेशन बैलेंस करके लिखा हुआ है तो मेरे को ये स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d तो पता रहेगा। अब मान लीजिए यहाँ पर a जो है अगर 5 मोल दिए और c का मोल का संख्या पूछ लिए तो a का कितना मोल 5, यहाँ 5 बैठा देंगे। इसका स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट बैलेंस करने पर पूछा आएगा, यहाँ बैठाएंगे। हमको c का नंबर ऑफ मोल पूछा है या c अननोन है, इसको निकालना है, इसको छोड़ देंगे और c का जो स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट है यहाँ बैठा देंगे। अब इस c को इधर उठा कर ले आइएगा तो नंबर ऑफ मोल ये निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकल जाएगा। जब इसका नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा तो अगर मास पूछेगा तो नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा, तो मास पूछेगा तो मोलर मास इधर ले आइए। मोलर मास तो एटॉमिक मास जोड़ के निकालते हैं, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछेगा तो इसको इधर ले जाइएगा, वॉल्यूम पूछेगा तो मोलर वॉल्यूम इधर ले जाइएगा। तो फाइनली अगर हम मोल निकाल लेते हैं तो ये सब निकालना हमारा आसान हो जाएगा, ये निकालना आसान हो जाएगा। और तीनों को निकालने के लिए अगर हम फाइनली मोल निकाल लेते हैं, ये सब तो कांस्टेंट होगा, ऐसा तो मेरे को पता है। ये सब निकालना तो इसको इधर ले जाइए, इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, ये सब निकलते जाएगा। और ये बात समझ में। तो मोल मेथड से अगर हम निकालना चाहते हैं, किसी एक सब्सटेंस का मोल दिया रहेगा, दूसरा का पूछेगा, हो सकता है इसका दे दे, इसका पूछ दे। मान लीजिए इसका मोल दे दिया, इतना बना है, जितना मोल देगा यहाँ बैठा देंगे, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ बैठा देंगे, b कितना लगेगा इसका अननोन है, यहाँ बैठाएंगे, मतलब नहीं मालूम है x मान लेते हैं, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ बैठा देंगे। ये अननोन है तो इसको उठा के उधर ले जाइए, ये दिया हुआ है, ये भी हमको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पता है, ये भी पता है, और उधर ले जाएंगे तो ये निकल जाएगा। काफी आसान है ये, ठीक है। इसको समझिए सबसे पहले। ये हो गया फॉर बैलेंस्ड इक्वेशन, फॉर बैलेंस्ड रिएक्शन, फॉर बैलेंस्ड रिएक्शन, क्लियर है। अब आइए इसके दूसरे पहलू को मैं समझता हूं यहाँ पर। अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो, है ना, फॉर अनबैलेंस्ड इक्वेशन, फॉर अनबैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है, यानी हमको बैलेंसिंग नहीं पता है ना, और रिएक्टेंट प्रोडक्ट केवल दे दिया है, बैलेंस कैसे करना नहीं मालूम, बैलेंस इक्वेशन नहीं दिया हुआ, मेरे को बैलेंसिंग भी अगर नहीं आती है तब इस सवाल को कैसे बनाएंगे, इस बात को समझिए। तब फॉर अनबैलेंस्ड इक्वेशन, जैसे यहाँ मोल कॉन्सेप्ट है, उसी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगाएंगे, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक है। कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट। क्या है ये मालूम है, चलिए इसमें मैं रिएक्शन लिखता हूँ, A प्लस B रिएक्शन करके बनाया C प्लस D, ठीक है। सेम रिएक्शन है जो यहाँ था वही वहां लिखे हैं, इसमें मैंने बैलेंस करके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मेंशन कर दिया। लेकिन अगर मेरे को बैलेंसिंग नहीं आती है, यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मैं नहीं लगा पाया, नहीं लगाया, तो भी अगर सवाल हमसे पूछा जाएगा तो किस तरह बनाएंगे। अगर मान लो यहाँ पर हम दे देते इसका 5 मोल, इसका दे देंगे 5 मोल, पूछेंगे C कितना बना, कैसे निकालेंगे, बैलेंसिंग तो है नहीं, मेरे पता भी नहीं है, बैलेंस इक्वेशन भी नहीं है। अगर बैलेंस रहता तो मोल मेथड से लगा के बना लेते, बैलेंस नहीं है तो अब क्या करेंगे समझिए। यहीं पर हम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक है। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट क्या कहता है मालूम है, यहां लिख देता हूं, है ना, कि जितना भी स्पेसीज होगा, ऑल स्पेसीज इन ए रिएक्शन, है ना, हैव सेम वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट, सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट की संख्या बराबर होती है। यहां पर देखो, इसको जो बैलेंस करने के लिए नंबर लगाते हैं, 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 ये हो सकता है कि स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d चारों का बराबर हो, बराबर नहीं भी हो, दोनों संभावना। बात को समझिए ध्यान से। यहाँ पर
तो दोनों संभावनाएं बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता, इसमें ऐसा कोई परेशानी नहीं है। बैलेंस हो नहीं हो, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगा देंगे, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट लगाएंगे। और लॉ ऑफ इक्विवेलेंट क्या कहता है कि जो भी स्पीशीज आपने यहाँ पर लिया है ए बी सी डी, इसका मोल बराबर हो चाहे नहीं हो, लेकिन इस सभी का इक्विवेलेंट का संख्या बराबर होगा, इक्विवेलेंट का संख्या बराबर होगा। जैसे मान लो यहाँ पर 5 मोल लिए, हो सकता है 10 मोल आ गए, यहाँ 10 मोल लिए, हो सकता है 8 मोल आ गए। ये मोल का संख्या अलग हो सकता है, लेकिन इक्विवेलेंट का संख्या सबका बराबर होगा, इक्विवेलेंट का संख्या सबका बराबर होगा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस या इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं क्या लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं कि इक्विवेलेंट ऑफ ए बराबर होगा इक्विवेलेंट ऑफ बी बराबर होगा इक्विवेलेंट ऑफ सी बराबर होगा इक्विवेलेंट ऑफ डी, इक्विवेलेंट ऑफ डी के सभी के इक्विवेलेंट को बराबर कर दिया मैंने। ये क्या कहलाता है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस के आधार पर सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की संख्या इक्विवेलेंट का बराबर कर दी। आ रही बात समझ में। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि इक्विवेलेंट कहते किसको है, इक्विवेलेंट होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले इतनी बात को आप समझिए, एक बार इसको देख लीजिए, फिर इक्विवेलेंट किसको बोलते हैं भी समझाएंगे। आगे बात समझ में। चलिए अब यहां पर समझिए कि इक्विवेलेंट ऑफ ए सभी का बराबर हो गया। अब समझो इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता क्या है और निकालते कैसे हैं, नहीं मालूम। देखो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालते हैं सब्सटेंस का मोलर मास बाय सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास। काफी इंपॉर्टेंट है ये, समझ गए ना बात को, इसको समझिए। इक्विवेलेंट का संख्या कैसे निकालेंगे, अगर हमको ए का इक्विवेलेंट निकालना है, ए का इक्विवेलेंट निकालना है या किसी का भी निकालना है इक्विवेलेंट, ठीक है, तो क्या करेंगे इस इक्विवेलेंट निकालने के लिए, उस सब्सटेंस का मोलर मास ऊपर बैठाएंगे और इसी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास नीचे बैठाएंगे, ठीक है। मोलर मास तो मेरे को पता है कि जो भी सब्सटेंस रहेगा एटॉमिक मास को जोड़ करके मोलर मास फाइंड कर लेते हैं, इसको यहाँ बैठा देंगे। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास मैं आपको दो बार पढ़ा चुका हूँ, 11th में भी पढ़ाया था, 12th में जब नॉर्मेलिटी पढ़ा रहे तो वहां पर भी इक्विवेलेंट मास मैंने आपको पढ़ाया है। अगर आप इस तरह से मिस्टेक करिएगा, मिस करिएगा तो पूरा खिचड़ी हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, सब चौपट हो जाएगा। जो पढ़ने वाले बच्चे सब हैं वीडियो को बार बार पॉज करके रिवाइज करके देखिए मैं क्या समझा रहा हूँ, ठीक है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, मोलर मास और इक्विवेलेंट मास ठीक उसी प्रकार निकालते हैं जैसे अगर हम मोल निकालना चाहते हैं तो क्या लिखते हैं बताइए, मोल कैसे निकालते हैं, है ना, गिवन मास बाय मोलर मास, ऐसे निकालते हैं मोल, गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है। तो उसी तरह नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अगर निकालना हो तो मोलर मास बाय मोलर मास बाय क्या करते हैं, इक्विवेलेंट मास करते हैं, है ना। सॉरी एक मिनट बाबू, यहाँ पर देखो गड़बड़ हो गया, यहाँ मोलर मास नहीं बैठाते हैं, ये गलत है, ठीक है। यहाँ बैठाते हैं हम लोग गिवन मास, जो भी मास आपको दिया रहेगा, मिस्टेकली वो लिख दिए थे, ठीक है ना, उसको ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। दिमाग से कभी कभी निकल जाता है, हम लोग को दिमाग में रहता है, लिखने के दरमियान होता है क्या कुछ लिखा जाता है, इसका पता भाई नहीं लेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हम मोल का फॉर्मूला मेरे को याद आ गया, इसी हिसाब से इसका फॉर्मूला याद आ गया, ठीक है। तो जिस तरह मोल निकालते हैं हम लोग, तो मोल में क्या करते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास करते हैं, ठीक उसी प्रकार जब इक्विवेलेंट निकालेंगे तो गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास करेंगे। जैसे मान लो कि मैंने आपको ए का दे दिया 50 ग्राम, क्या दे दिएगा 50 ग्राम, अब पूछेंगे सी कितना बनेगा, ए का दे दिए 50 ग्राम, पूछेंगे सी कितना बनेगा, तो ए का कितना मास दिया 50 ग्राम, यहाँ बैठाएंगे 50 और ए का इक्विवेलेंट मास यहाँ बैठा देंगे। इक्विवेलेंट मास कहाँ से लाएंगे, इक्विवेलेंट मास निकालने का कई सारा फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, अरे बात समझ में। तो चलिए तो यहाँ पर जब हम इक्विवेलेंट मास निकालेंगे उसका भी फॉर्मूला ले देता हूं मैं, जो कॉमन फॉर्मूला है, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू क्या होता है, अब यहाँ पर हम लोग लगाएंगे कि मोलर मास बाय वैलेंस फैक्टर, वैलेंस फैक्टर या इसी को बोलते हैं एन फैक्टर, ये काफी इंपॉर्टेंट ये भी है ना। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, ठीक है।
तो मोलर मास बाय वैलेंस फैक्टर। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, मोलर मास बाय वैलेंस फैक्टर। अब इस इक्विवेलेंट मास के फॉर्मूला को यहां बैठा दीजिए। तो बोलिए अब क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को शॉर्ट में EQ लिख देते हैं। चलिए, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो पूरा ही लिख देता हूं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मतलब क्या आ जाएगा? गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास के जगह पर क्या बैठाएंगे? मोलर मास बाय वैलेंस फैक्टर। इसको वैसे लिख सकता हूं, बोलिए गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास की जगह पर इसको पुट कर देते हैं। यहां हो जाएगा मोलर मास बाय वैलेंस फैक्टर या एन फैक्टर। VF या NF लिख सकते हैं इसको। ये चला जाएगा ऊपर, है ना? इसको हम क्या लिख सकते हैं? बोलिए गिवन मास है। चलो यहाँ जगह नहीं है, नीचे लिख देता हूं इस चीज को। यहां पर क्या आ जाएगा? गिवन मास बाय मोलर मास इनटू, ये ऊपर चला जाएगा एन फैक्टर या वैलेंस फैक्टर। ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हो गया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हो गया, है ना? आ रही बात समझ में? अब गिवन मास बाय मोलर मास, देखो गिवन मास बाय मोलर मास को क्या बोलते हैं? मोल। गिवन मास बाय मोलर मास को हम क्या बोल सकते हैं? मोल। मोल को दर्शाते हैं n से, तो इनटू n फैक्टर। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट निकालने का ये फॉर्मूला हो गया। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो इस रोज को मैं लगा करके यहां बना दूंगा सवाल को। ठीक है, तो सभी का इक्विवेलेंट बराबर है। इसका इक्विवेलेंट, इसका लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस या इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट किसको कहा जाता है? तो मोल कॉन्सेप्ट पर अगर सवाल देखिए, जो सवाल हम एक दिमाग में लेके चल रहे हैं, इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर मोल कॉन्सेप्ट का मेथड लगाएंगे तो बैलेंस इक्वेशन होना जरूरी है, लेकिन अगर इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो बैलेंसिंग की आवश्यकता नहीं है। अनबैलेंस इक्वेशन को भी हम सवाल बना सकते हैं। यानी सेम क्वेश्चन को हम मोल मेथड से भी बना सकते हैं और उसी क्वेश्चन को इक्विवेलेंट मेथड से भी बना सकते हैं। ठीक है, मोल मेथड के लिए इक्वेशन का बैलेंस होना जरूरी है, इक्विवेलेंट मेथड के लिए बैलेंसिंग की आवश्यकता नहीं है। इस मेथड से बनाएंगे जो आंसर आएगा, इस मेथड से बनाएंगे वही आंसर आएगा। काफी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ए का मास दे देगा, सी का मास पूछेगा, है ना? समझ में आ रही बात? तो मास को पहले मोल में चेंज कर लेंगे। किसमें चेंज कर लेंगे? मोल में। तो जैसे मान लो ए का दे दिया 50 ग्राम, पूछा सी कितना बनेगा। मान लीजिए ए का दे दिया 50 ग्राम, पूछेंगे सी कितना बनेगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो कैसे करना है? ए का 50 ग्राम दे दिया, उस 50 ग्राम को पहले मोल में चेंज कर लीजिए। तो कैसे चेंज करेंगे मोल में? तो गिवन मास बाय मोलर मास से, तो इसका 50 ग्राम में इसके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो निकल जाएगा ये, और इसके बैलेंसिंग का जो नंबर है नीचे बैठा देंगे। सी का मास पूछा आपसे, है ना? सी का मास पूछ रहा है, तो सी का मास बाय मोलर मास, इसका मोल निकल जाएगा, उसको यहाँ बैठा देंगे। सी का मास बाय उसका मोलर मास यहाँ पुट करेंगे, और इसका बैलेंसिंग यहाँ पुट करेंगे। तो यहाँ पर मोल बैठा दिए, ये पता है, यहाँ पर मोल बैठा दिए गिवन मास बाय मोलर मास, और सी पता है। तो मोलर मास तो एटॉमिक मास जोड़ के निकाल लेते हैं, तो जो गिवन मास है वो फाइंड कर जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा निकल जाएगा। समझ में आ रही बात? अगर बैलेंसिंग नहीं है, मेरे को स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d नहीं पता, बैलेंसिंग नहीं आता मेरे को, नहीं पता बैलेंस इक्वेशन, तब इस मेथड को लगा देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे कि बैलेंस किए हो या ना किए हो, बस सभी के इक्विवेलेंट की संख्या बराबर होती है। ये सब डिराइव्ड है, फॉर्मुलेटेड है, एक्सपेरिमेंटली हर चीज फाइंड किया हुआ है कि सभी के इक्विवेलेंट की संख्या बराबर होती है। ठीक है, इस लॉ को हम लगा दिए कि सभी के इक्विवेलेंट की संख्या बराबर होती है। इसको लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस या इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट कहा जाता है। तो उसको यहाँ अप्लाई किए, तो लिख भी दिए ऑल स्पेसीज इन ए रिएक्शन हैव सेम वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट। तो इसका क्या मतलब है? सभी के इक्विवेलेंट बराबर होगा। लिख दिए सभी का इक्विवेलेंट बराबर, इक्विवेलेंट ऑफ ए बराबर होगा इक्विवेलेंट ऑफ बी, बराबर होगा इक्विवेलेंट ऑफ सी, बराबर होगा इक्विवेलेंट ऑफ डी। तो इक्विवेलेंट सबका बराबर होगा। तो इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करते हैं?
तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यानी इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास बाय दिस। ये कहां से लाए हैं, इसको लाने के लिए यहां पर हमने मदद लिया है। देखो हम इधर उधर लिख दे रहे हैं, है ना। यहां के बाद मैं इस चीज को समझा रहा हूं, ठीक है। इस फॉर्मूला को देखिएगा, इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। जैसे मोल निकालते हैं गिवन मास बाय मोलर मास से, उसी प्रकार इक्विवेलेंट निकालते हैं गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास से। क्लियर है। तो गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, है ना। अब समझिए यहाँ पर कि A का अगर हमको इक्विवेलेंट निकालना हो तो इसके गिवन मास में इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करेंगे, इसके गिवन मास में इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करेंगे, इसके गिवन मास में इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करेंगे, इसके गिवन मास में इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करेंगे, सबके इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये इक्विवेलेंट मास अगर नहीं पता है तो इक्विवेलेंट मास निकालने का फार्मूला हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। उस फार्मूला कैसे, इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट, इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड, इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट, इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, सब पढ़ चुके हैं। उस मेथड से हम निकाल करके यहाँ पर बैठा देंगे गिवन मास में, तो इक्विवेलेंट निकल जाएगा और उसको इक्वेट कर देंगे। सब मैथमेटिकल चीजें बाबू समझने की कोशिश करिए, काफी इंपॉर्टेंट है। इस सब का न्यूमेरिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनाने के लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, मोलर मास बाय वैलेंस फैक्टर, ये भी आपको फार्मूला याद रखना होगा, मोलर मास बाय वैलेंस फैक्टर। अब क्या किए हम, इक्विवेलेंट निकालने के लिए इस इक्विवेलेंट मास के जगह पर इसको उठा के डाल दिए। यहाँ फार्मूला क्या होगा, गिवन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर गिवन मास बाय दिस, यानी गिवन मास बाय दिस, गिवन मास बाय दिस, ठीक है। अब ये बैलेंस फैक्टर ऊपर चला जाएगा, तो गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन बाय मोलर मास, बैलेंस फैक्टर ऊपर चला गया, और गिवन बाय मोलर मास, गिवन बाय मोलर मास को नंबर ऑफ मोल बोलते हैं, तो इतना के जगह पर नंबर ऑफ मोल लिख दिए, बैलेंस फैक्टर को इन फैक्टर भी बोलते हैं, लिखा हुआ है। इक्विवेलेंट बराबर क्या आ जाएगा, मोल इनटू एनएफ, ठीक है। तो इस का अगर मोल पता रहेगा, ठीक है। बैलेंस अगर नहीं लिख किए हैं तो मोल को क्या करेंगे, उसके बैलेंस फैक्टर से, जो बैलेंस फैक्टर निकालना हम पीछे सीखा है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्विवेलेंट फाइंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम और थोड़ा एग्जांपल समझा रहे हैं, एक और। तो बच्चों हमारा इक्वेशन क्या था, ठीक है। बैलेंस हो चाहे नहीं हो, a प्लस b बना c प्लस d, और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट अगर लगाते हैं, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के अनुसार क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट ऑफ a बराबर होगा इक्विवेलेंट ऑफ b, ये बराबर होगा इक्विवेलेंट ऑफ c, और ये बराबर होगा इक्विवेलेंट ऑफ d के। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट इसी को बोलते हैं। तो सभी का इक्विवेलेंट बराबर होगा, सभी का इक्विवेलेंट बराबर कर दिए, ठीक है। अब इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं ये बताओ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। अभी यहाँ फॉर्मूला पढ़े थे, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ ए, बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ ए, ये बराबर होगा गिवन मास ऑफ बी बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ बी, ठीक है। और ये बराबर होगा गिवन मास ऑफ सी बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सी, और ये बराबर होगा गिवन मास ऑफ डी बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ डी। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये देखो सवाल बनाने का सबसे आसान तरीका यहाँ पर मैंने बोर्ड पर लिख दिया। इसका एप्लीकेशन क्या है वो समझो। जैसे मान लो मैं इसका 50 ग्राम दे दिया, इसका पूछूंगा कितना बनेगा। इसका दिया 50 ग्राम, डी पूछूंगा कितना बनेगा। तो बी का दिया है, डी का पूछा है, तो बी और डी को रिलेट करेंगे, बाकी का तो कोई काम नहीं है, इसका इसका कोई काम नहीं है। हाँ अगर ए का देता सी का पूछता तो ए और सी वाला रिलेट करेंगे, बी का देगा सी का पूछेगा तो बी और सी वाला रिलेट करेंगे, ए का देगा डी का पूछेगा तो ए और डी वाला रिलेट करेंगे। जिसका दिया रहेगा ठीक उसी को रिलेट करना है, बाकी का काम नहीं है। ए का देगा सी और डी का पूछेगा, ए और सी डी वाला लिखेंगे रिलेशन। क्लियर है ना बात। जैसे मान लो इसका देखिए 50 ग्राम, पूछेंगे डी कितना बनेगा बोलो। अगर क्वेश्चन में इसका हम 50 ग्राम दे दें, अब पूछेंगे बताओ डी कितना बनेगा, ठीक है कितना ग्राम बनेगा, तो बोलिए क्या करिएगा। मतलब है देखो गिवन मास इसका यहाँ 50 ग्राम है ना, डी इसका इक्विवेलेंट मास है, इक्विवेलेंट मास ऑफ डी। इक्विवेलेंट मास को हम ई से दर्शाते हैं,
इक्विवेलेंट मास ऑफ डी बराबर होगा, अगर डी का मास पूछे हैं तो डी का मास हमको नहीं मालूम, एक्स मान लेते हैं इसको, डी के मास को क्या मान लेते हैं एक्स ग्राम, एक्स बैठा दिए, अब यहाँ इक्विवेलेंट मास ऑफ डी। तो अगर यहाँ से x निकालेंगे इसको इधर ले आएंगे तो क्या जाएगा 50 इंटू इक्विवेलेंट मास ऑफ d बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ b। ये इक्विवेलेंट मास कहाँ से लाएंगे, कहाँ से लाएंगे बेवकूफ, इक्विवेलेंट मास लाएंगे कहाँ से, इक्विवेलेंट मास निकालने का फार्मूला पढ़ चुके हम लोग। तो अगर ये एसिड है, बेस है, साल्ट है, एलिमेंट है, आयन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, सभी का हमने इक्विवेलेंट मास निकालने का फार्मूला पढ़ चुका है, उसकी मदद से निकाल करके यहाँ बैठा देंगे। क्लियर बात, चलिए तो ऐसे बनाइए। चलिए इसको और हम तरीके से यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको पहले हम स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, इसको मिटाते हैं, एक तरीका हम बताइए यहाँ पे एग्जाम्पल का, ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो किस प्रकार से सॉल्व करिएगा। मोल अगर रहेगा तो मोल मेथड से बना सकते हैं, मोल को फिर हम एटम में, मॉलिक्यूल में, वॉल्यूम में, मास में चेंज कर सकते हैं मोल कॉन्सेप्ट वाले मेथड से। चलिए बच्चों इसको डिलीट कर देता हूं मैं अभी, इसको आप अच्छे ढंग से समझिए, एक बार देख लीजिए इसको अच्छे ढंग से, ठीक है। ठीक है, अब देखिए इक्विवेलेंट को थोड़ा देर पहले हम यहां पर निकाले थे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो होता है कैसे निकालते हैं बोलो, मोल इनटू वैलेंस फैक्टर। जस्ट देखिए आप पिछले स्क्रीनशॉट में यहाँ पर इस फॉर्मूला को निकाले थे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर होता है मोल इनटू वैलेंस फैक्टर। सेम चीज यहाँ लगा देंगे, इक्विवेलेंट ऑफ ए, इक्विवेलेंट ऑफ ए, इसके जगह पर क्या लिखेंगे देखो, मोल ऑफ ए इंटू एन फैक्टर ऑफ ए बराबर होगा मोल ऑफ बी इंटू वैलेंस फैक्टर ऑफ बी, ये बराबर होगा मोल ऑफ सी इंटू एन फैक्टर या वैलेंस फैक्टर ऑफ सी, और ये बराबर होगा मोल ऑफ डी इंटू वैलेंस फैक्टर ऑफ डी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो भी बच्चे आगे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, तो आज के वीडियो को 2 बार हो, 3 बार हो, 4 बार हो, 5 बार हो, जब तक नहीं समझ में आवे तब तक देख देख के इसको सीखना ही होगा आपको हर हाल में। ये ऐसा नहीं सोचना है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये पार्ट है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थोड़ा सा ये पार्ट है, लेकिन ये होल फिजिकल केमिस्ट्री का एक बेसिक चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जो कहीं भी काम आ सकता है। चलिए तो ये समझ में आ गई बात आपको, इक्विवेलेंट लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट से क्या किए, सभी का इक्विवेलेंट बराबर कर दिए। यहाँ बैलेंसिंग काम को कोई काम नहीं है, इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, गिवन मास का इक्विवेलेंट मास से, इसी के जगह पर इसको लिख दिए, और वही पीछे हम निकाल चुके हैं कि इक्विवेलेंट इक्वल टू मोल इनटू वैलेंस फैक्टर। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जो भी इक्विवेलेंट होगा तो मोल इनटू वैलेंस फैक्टर, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सी, नंबर ऑफ मोल ऑफ डी इनटू वैलेंस फैक्टर सब में कर दिए। आगे बात समझिए, ठीक है, इतनी बात को समझिए। क्लियर है? चलिए इस पर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन लिखेंगे, फिर इसको बनाएंगे, है ना। तो आज का ये लेक्चर आपका कंप्लीट हो जाएगा, इस लेक्चर को बार बार देखिएगा, फिर समझ में आ जाएगा आपको। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रियली में शुरू कर देंगे, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही पार्ट है, ठीक है। तो बच्चों देखिए आपके बोर्ड पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। अब इसको यहाँ समझिए, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। हो सकता है आपके फर्स्ट टाइम आप इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे, इस तरह का क्वेश्चन जब आपके प्रीवियस चैप्टर में आया होगा तो हो सकता है नहीं बना होगा, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 दैट विल बी नीडेड, यानी क्या पूछ रहा है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 दैट विल बी नीडेड to react with 1 mole of sulfite ion, 1 mole of sulfite ion in acidic medium। कुछ समझ में आ रहा है क्वेश्चन आपको, ठीक है, कि सल्फाइड आयन का 1 मोल आपको दिया गया है, सल्फाइड आयन का 1 मोल। सल्फाइड आयन किसको बोलते हैं, SO3 पर 2-4, ये आपका सल्फाइड आयन। वहीं अगर हम सल्फेट आयन की बात करेंगे, सल्फेट आयन ये हो जाएगा SO4 पर 2-। सल्फेट और सल्फाइड में फर्क है, सल्फेट SO4 पर 2-,
सल्फाइड SO3 पर 2 माइनस, यहाँ SO4 यहाँ SO3, ठीक है। तो इसका आपको 1 मोल दिया गया है ना, ठीक है, एसिडिक मीडियम में, यानी इस सल्फाइड आयन को आपको किससे रिएक्ट कराना है, KMnO4 के साथ। तो KMnO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे और सल्फाइड आयन का 1 मोल दिया है, तो आपसे क्या पूछा है कि KMnO4 का कितना मोल लगेगा, KMnO4 का कितना मोल लगेगा, सिंपल है। चलिए, तो इस तरह का सवाल अगर आप बनाइएगा, KMnO4 के इससे रिएक्शन कराएंगे फिर उससे प्रोडक्ट बनेगा, और अगर मोल कॉन्सेप्ट मेथड से लगाइएगा तो इसको पहले बैलेंस करना होगा, जो काफी टफ हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो आइए समझते हैं इस चीज को। KMnO4 प्लस SO3 पर 2 माइनस, तो दो बात यहाँ समझना होगा जो आपको मैंने पीछे पढ़ा चुका है। यहाँ मीडियम एसिडिक है, यानी H प्लस भी इसको लिखा जाता है। इस मीडियम में कैसे सॉल्व करेंगे सवाल को, अगर हम मोल मेथड लगाएंगे, मोल मेथड, मोल कॉन्सेप्ट वाला मेथड, तो क्या करना होगा मालूम है, इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो तो हम अपने कॉमन सेंस से लिखेंगे। कॉमन सेंस, पूरे इनऑर्गेनिक में इसका काम करना है, कॉमन सेंस का नहीं, इस तरह के रिएक्शन का। अगर आप कॉमन सेंस नहीं अप्लाई कर पाते हैं, क्या बनेगा नहीं बनेगा, तो रिएक्शन आप नहीं याद रख पाइएगा, तो फिर सवाल बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो बाबू आसान नहीं है पूरे केमिस्ट्री को, लेकिन अगर आप थोड़ा सा मेहनत करें तो पूरा केमिस्ट्री आपको आसान लगेगा और आसान इसको हम बना देंगे। आप ट्रस्ट करिए इस चीज को, जो मैं आपको बता रहा हूँ। कहीं दिक्कत होगी तो आप इस चीज को बार बार वीडियो रिपीट करके देखिए। मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि आपको केमिस्ट्री जरूर आपको सिखा दूंगा, समझा दूंगा, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा मेहनत करनी होगी इसके लिए, है ना। चलिए, तो KMnO4 SO3। अब सोचिए जरा यहाँ पर कि एसिडिक मीडियम है, अब थोड़ा देर पहले मैं आपको समझाया था कि KMnO4 जो होगा इन एसिडिक मीडियम किस में चेंज हो जाता है, Mn2 प्लस में, यहाँ इसका -2, इसका +7, तो टोटल का -8, यहाँ जाएगा +1, इसका कितना आएगा +7, इसका चार्ज जो है +2, तो यहाँ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है ना, सॉरी डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 5 का, और यही 5 हमारा बैलेंस फैक्टर हो गया, n फैक्टर हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि एसिडिक मीडियम है, तो KMnO4 किस में चेंज होगा, Mn2 प्लस में। नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो हम पीछे पढ़े हैं उसकी मदद से यहाँ पता चल पा रहा है कि KMnO4 को अगर हम एसिडिक मीडियम में सल्फाइड से रिएक्शन कराएंगे, ये फिक्स्ड है कि KMnO4 एक ऐसी सब्सटेंस में चेंज होगा जहां उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होने वाला है। यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2, इसका +1, इसका +7, ठीक है। और एक बात समझ में, तो KMnO4 से अगर Mn बनता है तो n फैक्टर कितना का हो गया 5। यहाँ अगर पूछेंगे इससे ये बना, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, है ना, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 5 का, तो ये हमारा n फैक्टर है। क्लियर है। अब एक चीज और दिमाग लगाइए कि SO3, अब देखो ये जो है आपका यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूस्ड हुआ है, क्या हुआ रिड्यूस्ड, तो ये क्या होगा ऑक्सीडाइज्ड। ये तो सीधी सी बात है, अगर एक सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ है तो ये ऑक्सीडाइज होगा, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये हमारा जो है सल्फाइड आयन वो रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए बताइए कि यहाँ पर SO3 जो है, और यहाँ लिखे थे देखो SO3 पर 2 माइनस, तो इससे क्या बनेगा बोलो, जानते हैं, SO4 पर 2 माइनस बनेगा। यहाँ पर देखिए अगर इस वाला से निकालते हैं 2 माइनस है, यहाँ पर SO3 2 माइनस, ये आपका सल्फाइड आयन है, सल्फाइड आयन है, ये आपका सल्फेट आयन है, ठीक है। चलिए निकालते हैं इस ऑप्शन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, तो 3 ऑप्शन है, तो -6 इक्वल उधर जाएगा तो +6 में से 2 चला जाएगा तो इसका हो जाएगा +4, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर इस ऑप्शन का -2 है, तो 4 ऑप्शन का -8 हो जाएगा, तो -8 उधर जाएगा तो +8 में से 2 चला जाएगा तो इसका हो जाएगा +6, तो +4 से +6 हो गया। बताइए यहाँ +4 से +6 हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, एक सल्फर यहाँ भी है, एक सल्फर यहाँ भी है, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना का हो रहा है 2 का, +4 से +6 हो गया, इसका मतलब यही 2 इसका क्या कहलाएगा n फैक्टर या बैलेंस फैक्टर। तो बैलेंस है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 1 लगा हुआ है ना,
इंक्रीज पता चला, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, इस प्रकार से इसका ऑक्सीडेशन होगा, यानी ऑक्सीडेशन होगा, ये सब्सटेंस क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। वही तो मैंने यहाँ लिखा है। तो इस तरह से कॉमन सेंस आपको लगाना रहता है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूस होकर ये बनाएगा कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अंडरस्टूड है, ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अगर ये रिड्यूस हुआ है तो ये ऑक्सीडाइज होगा, रिड्यूस हुआ है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर घटा है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना है? +4। तो +4 है तो +4 इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, तो बढ़ करके +4 से बड़ा होगा, +5 +6 +7 या +8 नहीं हो सकता है, क्योंकि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 से ज्यादा कभी नहीं होगा। जब मैं आपको रिडक्स पढ़ाया था, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया था, तो वहां भी बताए थे कि किसी p ब्लॉक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर, उसमें से सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 6 से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, SO4 का +4 था और ऑक्सीडेशन इसका होना है तो +4 से बढ़ करके +5 या +6 होगा। तो +5 का तो कोई एग्जांपल है नहीं, तो +6 वाला होगा, सल्फेट आयन बनेगा। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर कितना आप देख रहे हैं चेंज हो रहा है? बताइए। यहाँ +4 है, चलिए यहाँ गलत लिखा गया, यहाँ पर लिख देता हूँ इसको मैं, SO4 पर 2 माइनस, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +4 है ना, इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर हो गया +6 सल्फर का। तो बताइए +4 से +6 कैसे हो गया? तो इंक्रीज की यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 2 का, यही हो गया इसका बैलेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये बात समझ में? तो चलिए, अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, लगाइए लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, काफी आसान है। तो क्या पढ़े लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस में? आप लिख सकते हैं इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 बराबर होगा इक्विवेलेंट ऑफ सल्फाइड आयन। क्योंकि प्रोडक्ट जो बना है उससे हमको नहीं मतलब है, क्वेश्चन में क्या है यही बताओ। KMnO4 का मोल पूछा है और सल्फाइड का मोल दिया है, तो मैंने पहले ही समझाया था कि पूरा इक्वेशन में क्या बनेगा नहीं बनेगा कोई मतलब नहीं है, लेकिन एसिडिक मीडियम में ये रिड्यूस होकर ये बनाएगा, और अगर रिड्यूस होता है तो सीधी सी बात ये ऑक्सीडाइज होगा, रिड्यूस होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा, ऑक्सीडाइज होगा ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। ठीक है, इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 बराबर होगा इक्विवेलेंट ऑफ सल्फाइड आयन। क्योंकि अगर क्वेश्चन में यहाँ पर सल्फाइड आयन का मोल दिया है और KMnO का पूछ रहा है, जिसका देगा जिसका पूछ रहा है उतना ही को हमको इक्वेट करना है। जो बना क्वेश्चन में इसका चर्चा भी नहीं है, यहाँ केवल हम लिखेंगे लेकिन इसको यहाँ नहीं लगाएंगे, इसका कोई यहाँ पर काम नहीं है। सल्फाइड का दिया है KMnO4 का पूछा है, सल्फाइड का दिया है KMnO4 का पूछा है, तो दोनों को इक्वेट कर दिए। अब इसका फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोल ऑफ KMnO4 इनटू वैलेंस फैक्टर या n फैक्टर ऑफ KMnO4, n फैक्टर ऑफ KMnO4 बराबर होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्फाइड आयन इनटू क्या होगा? वैलेंस फैक्टर ऑफ सल्फाइड आयन। यही तो फॉर्मूला है, पीछे हम पढ़ चुके हैं। अब इसमें देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या अननोन है। नंबर ऑफ मोल ऑफ KMnO4, नंबर ऑफ मोल ऑफ KMnO4, ये तो पूछ ही रहा है, यही तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या होगा। बाकी चीज दिया हुआ है, बैठाइए। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ KMnO4 अननोन है, n फैक्टर ऑफ KMnO4 बताओ। KMnO4 का n फैक्टर कितना है? यहाँ पर n फैक्टर 5। KMnO4 का n फैक्टर कितना है? n फैक्टर मतलब कि KMnO4 के ऑक्सीडेशन नंबर में कितना का चेंजिंग आया है? 5 का। यहाँ बैठा देंगे 5 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ SO3, नंबर ऑफ मोल ऑफ SO3 कितना दिया है? 1 मोल। यहाँ बैठा ही 1 इनटू, है ना, बहुत आसान, n फैक्टर ऑफ SO3, n फैक्टर ऑफ SO3 कितना है? 2। यहाँ लगा देंगे 2। और ये बात समझ में, ये निकल गया यहाँ से। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ KMnO4 पूछेंगे, अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ KMnO4 तो 2 और 5 चला जाएगा नीचे, तो 2/5 दिस इज द आंसर। 2/5 कहाँ? यहाँ है, तो बी आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया? बी आंसर हो गया। काफी सिंपल है बच्चों, अगर आप इस रोज को सीख जाते हैं, लगाना सीख जाते हैं, तो काफी आसान हो जाता है सवाल बनाना। जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। और इसको हम एक पहलू और भी सोचते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल पूछा, हो सकता है इसका मास पूछ देता, मास पूछ देता,
तो मोल की जगह पर मैं क्या बैठाता, अगर मान लो मास पूछ देता, ठीक है, तो क्या करते बोलिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ KMnO4, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास इनटू 5। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो गिवन मास ऑफ KMnO4, एक फार्मूला मैं और लिख देता हूं, गिवन मास ऑफ KMnO4 बाय मोलर मास ऑफ KMnO4 इक्वल टू हो जाता, सॉरी, इनटू n फैक्टर ऑफ KMnO4 बराबर हो जाता गिवन मास ऑफ SO32 माइनस बाय मोलर मास ऑफ SO32 माइनस इनटू n फैक्टर ऑफ SO32 माइनस। आपको दिख रहा है यहाँ पर, और देखिए, तो नंबर ऑफ मोल के जगह पर गिवन मास है मोलर मास इनटू n फैक्टर, इसके जगह पर गिवन मास है मोलर मास इनटू इसका n फैक्टर। अब मान लो कि यहाँ पर इसका दे देता 50 ग्राम, इसका मास पूछ देता, मान लो इसका 50 ग्राम दे देता, क्या दे दिया 50 ग्राम, ठीक है, और इसका मास आपसे पूछ देता कितना ग्राम बनेगा मास, तो बोलिए क्या करिएगा, तो WKMnO4 ये तो अननोन है, ये तो पूछ ही रहा है हमसे, तो क्या करेंगे यहाँ x बैठा देंगे बाय इसका मोलर मास, इसका मोलर मास निकालिए, K का होता है 39, Mn का 55 और ऑक्सीजन का 16 चौका 64, तो 64 55 39 जोड़ेंगे तो 158 आएगा, 158 इनटू इसका बैलेंस फैक्टर अभी आप निकाल रहे हैं KMnO4 का 5 है, तो यहाँ इनटू 5 कर देंगे इक्वल टू, ठीक है, यहाँ आइए वेट ऑफ SO3, तो वेट ऑफ SO3 कितना मान लिए 50 ग्राम, तो वेट ऑफ SO3 जब बता दीजिए 50 ग्राम, SO3 का मोलर मास निकालिए, SO3 का मोलर मास कैसे निकालेंगे, इसका हो गया 32, 16 या 48, 48 32 क्या हो जाएगा 80, यहाँ बैठा देंगे 80 इनटू इसका बैलेंस फैक्टर कितना निकालेंगे, इसका बैलेंस फैक्टर SO3 का 2 इनटू कर देंगे 2। अब बोलिए कि KMnO4 का मास निकल गया, यहाँ से नहीं निकल जाएगा, 158 ऊपर ले जाइए, 5 को नीचे ले जाइए, कैलकुलेट करिए, यहाँ से x हम लोग फाइंड कर सकते हैं, x यहाँ से निकाल सकते हैं। That's it। आज का लेक्चर यहीं पर खत्म हो रहा है। आज जो मैंने आपको पढ़ाया है काफी इंपॉर्टेंट है बाबू, इसको मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अच्छे ढंग से सीखिए, खास करके जो नीट क्लास के बच्चे हैं या एडवांस के बच्चे हैं उनको अच्छे ढंग से सीखना ही होगा। और काफी महत्वपूर्ण क्लास मैंने आपका आज लिया है, वीडियो बनाया है, इसको अच्छे ढंग से रूम पर बैठ करके आप टाइम दे करके, चूंकि लंबा वीडियो बन गया है ये, समय आपको देना ही होगा, सीखना ही होगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इससे बेस्ट जो कॉम्पिटिटिव तैयारी करना चाहते हैं बच्चे, उनका बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंतजार करेंगे। अभी नेक्स्ट वीडियो में कल से बनाऊंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पर बेस्ड, जो वहां से चैप्टर आपका स्टार्ट हो जाएगा। एक बार फिर से मैं आपको इस चीज को रिपीट कर दे रहा हूं कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, बैलेंसिंग करना, ठीक है, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसको बोलते हैं, इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, बैलेंस फैक्टर किसको बोलते हैं, उसी को एन फैक्टर बोलते हैं। सारे चीज को आप पीछे बैठ के देख लीजिए, या आज जो पढ़ा है सब को देख लीजिए। इसलिए मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रियली आज शुरू नहीं किया हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट ही फिर उसके बेसिक चीज को मैं आपको पढ़ाया हूँ। इसको रूम पर बैठ के देख लीजिए ताकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा समझने में आसानी होगी, ठीक है। तीसरी बात यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन आगे कितने दिनों तक चलेगा इसकी कोई निश्चितता नहीं है, और एजुकेशनल सेक्टर तो सबसे लास्ट में खुलेगा। थर्ड लॉकडाउन शुरू हो चुका है जो 18 मई तक आपका चलेगा, आप जानते हैं, और ग्रीन जोन, रेड जोन, ऑरेंज जोन बढ़ चुका है। तो तीनों जोन में एक चीज कॉमन है, ठीक है, कि ग्रीन हो, रेड हो या ऑरेंज हो, इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट किसी में से नहीं खुल रहा है, है ना। और लॉकडाउन 3 खत्म होने के बाद हो सकता है लॉकडाउन 4 हो, लॉकडाउन 5 हो, क्योंकि कोरोना मरीज की संख्या घट नहीं रही है, दिन पर दिन बढ़ ही रहा है, तो धीरे धीरे सरकार इसमें ढील भी दे रही है। हो सकता है कि लॉकडाउन खुलने के बाद धीरे धीरे कुछ कुछ इंडस्ट्री, कुछ कुछ चीज खुलेगा। एजुकेशनल सेक्टर अभी नहीं खुल रहा है, इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और अच्छे ढंग से हमारे वीडियो को सॉल्व करना है, ठीक है। और जो भी बच्चे कनेक्ट होना चाहते हैं आप इस चीज को देखिए, दूसरे बच्चे को शेयर करिए। 11th वाले बच्चे को भी मैं 11th का वीडियो अलग से बनाता हूं, उसको कोशिश करिए, कनेक्ट करिए, उसको बहुत फायदा होगा। और पॉज कर करके कहीं दिक्कत होगी उसको देखिए, क्लासरूम से ज्यादा आपको यहाँ फायदा होगा। क्लासरूम में तो किसी चीज को मैं एक बार बोलता हूँ, दोबारा जो बच्चे पूछते हैं समझ में आती है। यहाँ क्या है कि नहीं समझ में आएगा तो वीडियो में पॉज करके पीछे देख के फिर से देख सकता हूँ, ठीक है। तो ओके बच्चों, और फिर हम कंटिन्यू बहुत सारी बातें करते रहेंगे, वीडियो बनाते रहेंगे, उस वीडियो के बीच में आपको कुछ कुछ समझाते रहेंगे, ठीक है।
अगर मान लीजिए लॉकडाउन आगे बढ़ता है तो तय मानिए सरकार विचार कर रही है कि जून हो या मई हो या जुलाई हो, सेशन जब स्टार्ट होगा तो हो सकता है आपके होल सिलेबस को रिड्यूस किया जाए, जितने चैप्टर्स पढ़ने उसमें से कुछ चैप्टर को काट दिया जाए, हटा दिया जाए, रेस्ट जो सिलेबस बचेगा उसी को आपको आगे पढ़ना होगा, उसी पर बेस्ड आपका फिर आगे एग्जामिनेशन भी होगा, चाहे नीट का हो या जेई का हो, जो भी हो, सिलेबस को कम किया जा सकता है। तो हमको हर परिस्थिति से सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। अगर रिड्यूस करता है तो भी ठीक है, कम नहीं करता तो उसके लिए हम वीडियो बढ़ा ही रहे हैं, जैसा होगा देखा जाएगा। आप केवल मेहनत करिए, अपने आप पर ट्रस्ट करिए, अपने टीचर्स पर ट्रस्ट करिए, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे, गुड।